इस दुनिया में टेक्नोलॉजी लगभग सब खत्म होने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर होने की वजह से लोगों ने एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम चलाए, यानी न्यूक्लियर मिसाइल्स, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। और यहाँ पर काफी सारी महामारियां फैली लगी है, जिसमें कुछ फंगस की महामारी है। और इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो खतरा माना जा रहा होता है वह मशरूम को माना जा रहा होता है, क्योंकि उसी जैसे लोगों को लग रहा होता है कि फंगस बहुत ज्यादा फैल रही है, महामारी फैल रही है। लेकिन इस वर्ल्ड में कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को फंगस प्रोटेक्टर कहते हैं, जो कि फंगस को नहीं बल्कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं फंगस और महामारियों से। लेकिन कुछ ईविल लोग होते हैं जो कुछ ऐसी अफवाहें फैलाते हैं जिससे कि लोग उनको अपना दुश्मन मानने लगते हैं, उनको नफरत करने लगते हैं, उनको हंट किया जा रहा होता है। लेकिन इसी में से होता है हमारा हीरो, जो कि बस एक छोटा सा साइंटिस्ट होता है, एक डॉक्टर बुलाता है अपने आप को, जो कि केवल इस फंगस का ही इलाज ढूंढ रहा होता है जिससे कि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन ये बस जिस तरह की मैंने स्टोरी बताई है उस तरह की नहीं, बल्कि इसके अंदर आपको एक लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है और एक काफी आइकॉनिक फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अटैक ऑन टाइटन की तरह ही होने वाली है। और इसमें काफी सारे इमोशन भी मिलने वाला है, जो कि आपको इमोशनली डैमेज करने वाला है। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग को समझाना सबसे जरूरी होता है। चलो इस सीरीज को अब स्टार्ट करते हैं। कुछ समय पहले जब वर्ल्ड शांति के दिनों का आनंद ले रहा था, अचानक एक अनइमेजिनेबल आपदा का सामना करना पड़ा। ये घटना तब घटी जब ऊपर से एक तथाकथित डेमोक्रेसी बॉम्ब गिराया गया। किसी को नहीं पता था कि यह बॉम्ब किसी अमेरिकन ने छोड़ा था, नॉर्थ कोरियन ने या किसी केयरलेस रशियन ने। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि पूरा प्लैनेट जंग की एक भयानक परत से ढक गया। सिटीज से लेकर विलेजेस तक हर जगह रस्ट फैल गया। सारी जमीन, पॉन्ड्स, लेक्स, नदियां और यहां तक कि बिल्डिंग्स भी नष्ट हो गई। आखिरकार दुनिया एक बैरन, कोल्ड और डराने वाला डेजर्ट बन गई। इस रूइंड लैंडस्केप में एक मिस्टीरियस युवक प्रकट हुआ। वो सिर से पैर तक पूरी तरह ढका हुआ था, किसी नाइटमेयर से निकले घोस्ट जैसा लगता था। और इस पल वो एक चौकी पर फंसा था। इंतजार करते करते उस युवक की नजर बुलेटिन बोर्ड पर लगे एक वांटेड पोस्टर पर पड़ी। तभी उस इलाके के मोटे मैनेजर ने आवाज लगाई और बताया कि अखबार में छपा व्यक्ति एक डेंजरस क्रिमिनल है, जिसकी सख्ती से तलाश की जा रही है, क्योंकि माना जाता है कि उसमें फंगस पैदा करने की एबिलिटी है। उस वक्त फंगस को कॉमन फूड नहीं बल्कि टॉक्सिसिटी का सिंबल माना जाता था। सिटी में लोग अब भी रहते थे, ट्रेड करते थे और रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। लेकिन माहौल हमेशा टेंस रहता था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह मौजूद थीं। वे हर गली, हर दुकान की जांच करते रहते थे। फंगस का व्यापार या स्टोरेज करते किसी भी व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था। गार्ड्स के लिए फंगस को ड्रग्स की तरह माना जाता था। इसमें शामिल किसी भी इंसान के साथ अपराधी जैसा व्यवहार होता था। ओल्ड क्वार्टर के एक ब्रोथल में, जहां रेड लाइट्स टिमटिमा रही थीं, एक रिच महिला अपनी चेयर पर पीछे झुकी अपनी पेनफुल और बिटर लाइफ के बारे में लगातार बड़बड़ा रही थी। उसके आसपास बैठी लड़कियां सुनने का नाटक कर रही थीं, बीच बीच में सिर हिला रही थीं और कभी कभी सिंपैथी दिखाने के लिए कुछ शब्द बोल देती थी। लेकिन असल में वे बस छोटी छोटी बातों और रैंडम गॉसिप में खोई हुई थी। उसी घर में एक प्राइवेट रूम में एक यंग कपल कुछ ऐसा कर रहा था जो काफी सस्पिशियस लग रहा था। एक नजर में लोग गलत समझ सकते थे कि वे कोई इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी कर रहे हैं। अंदर बैठी लड़की अचानक डर से चिल्लाई, कहने लगी कि यह बहुत बड़ा है, जबकि युवक ने धीरे से दिलासा दिया कि बड़ा होना ही असरदार है। असल में ये आपके दिमाग की गलत इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं बल्कि बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए इंजेक्शन और दवाइयां दे रहे थे। उस युवक का नाम माइलो था, जो एक पैशनेट यंग डॉक्टर था और लोगों का भरोसेमंद भी। वो पूरी कोशिश करता था कि उस रस्ट डिजीज से जूझते लोगों को बचा सके, जो धीरे धीरे उनके शरीर को खा रही थी। अपना क्लिनिक न होने के कारण माइलो को काइंड हार्टेड वेश्याओं ने अस्थायी मेडिकल कॉर्नर दिया था। एक दिन जब माइलो दो गरीब पिता पुत्र का इलाज कर रहा था, तो पास बैठी ब्रॉथल ओनर ने उसे एक रूमर बताया कि फंगस की रक्षा करने वाले ही असली क्रिमिनल्स थे। उन्हीं ने सीक्रेट तरीके से रस्ट फैलाया था, जिससे दुनिया आज रुइन में बदल गई थी। काम पूरा करने के बाद मैडम ने माइलो को कुछ लड़कियों के साथ एक फ्री नाइट बिताने का ऑफर दिया। ये सुनकर लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर कोई और होता तो शायद तुरंत मान जाता, लेकिन माइलो ने बस मुस्कुराकर पोलाइटली मना कर दिया। उसने कहा कि वो वाकई ब्यूटीफुल है, लेकिन इतना इजी नहीं। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े और उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। घर लौटते हुए माइलो एक जानी पहचानी बेकरी में कुछ फूड आइटम्स खरीदने रुका। साथ ही उसने ओनर से सीक्रेटली कुछ फंगस भी खरीदा। ओनर ने सामान देते हुए उसे वार्निंग दी कि गार्ड्स को पता न चले, वरना पूरे शहर में केओस मच जाएगा। सिर्फ माइलो ही डॉक्टर था, लोग उसके बिना नहीं रह सकते थे।
ओनर ने पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि माइलो ने पहले उसकी बेटी का फ्री इलाज किया था। लेकिन माइलो एक नोबल इंसान होने के नाते फिर भी पैसे छोड़ गया, इसे फेयर मानते हुए। घर पहुंचकर माइलो ने वो ब्रेड अपनी बड़ी बहन को दे दी। वो पहले गार्ड थी, लेकिन अब उसे रस्ट डिजीज हो गया था जिससे उसने जॉब छोड़ दी थी। भाई बहनों की जिंदगी का सहारा अब ज्यादातर माइलो ही था। डिनर के बाद माइलो लगन से दवा बनाने में जुट गया क्योंकि कमेटी ने उसे एक रिफाइंड मॉडर्न मेडिसिन मशीन दी थी। उसकी बहन ने उसे वार्न किया कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी हेड कुरोकावा से बहुत सावधान रहना। वो एक कनिंग आदमी है जो किसी को फ्री में कुछ नहीं देता है। उससे ज्यादा उलझने का नतीजा अच्छा नहीं होता। लेकिन माइलो बस मुस्कुराया और बोला कि उसे डर नहीं है। उसका बस एक ही लक्ष्य है, शहर को बचाने के लिए रस्ट डिजीज का क्योर ढूंढना। इस बीच चौकी पर वो मोटा आदमी उस मिस्टीरियस वांटेड क्रिमिनल के बारे में शेखी बघारता रहा। उसने कहा कि उसमें ऐसी अनयूजुअल एबिलिटीज हैं कि उसके पीछे पड़ी सभी लाशें वो वापस ले आता है। उसके साथ आए मास्क्ड व्यक्ति ने उत्सुकता से आसपास रखी अजीब चीजों के बारे में सवाल पूछे। मोटे आदमी ने समझाया कि वे सब तो बस कॉर्प्सेस थीं। अचानक रूम में लगे टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। शहर के बाहर अचानक बड़े बड़े मशरूम्स उगाए थे जो टावर्स जितने ऊंचे थे। ये देख के माइलो की बहन बेचैन हो गई। माइलो ने बहन से कहा कि उसे दवाई देने जाना होगा। जाने से पहले उसने खास तौर पर उसे सावधान रहने को कहा। फिर वो प्लान के मुताबिक फंगस लेने बेकरी पहुंचा, लेकिन अचानक एक बच्चे ने उसका सामान लूट लिया सोचकर कि वो खाना है। माइलो तुरंत उसका पीछा करता हुआ एक नैरो गली में पहुंचा। वहां उसे हैरानी हुई कि उस लड़के ने उस पर एम्बस कर दिया। माइलो का नाजुक चेहरा देखकर लड़के ने सोचा कि वो लड़की है और हमला रोक दिया। लेकिन माइलो ने गंभीर आवाज में कहा कि वो एक ईमानदार इंसान है। फिर भी उसने लड़के को दोष नहीं दिया, बल्कि उसकी आंख के घाव का इलाज किया और वादा किया कि अगली बार उसे भरपेट खाना खिलाएगा। लड़के के जाते ही डिस्ट्रिक्ट कमेटी हेड कुरोकावा अचानक वहां प्रकट हो गया। उसने फिर से अपने मीठे लहजे में माइलो को परसुएट किया कि वो उसके साथ बड़े शहर चले जहां बेटर कंडीशंस में मरीजों का इलाज कर सके। लेकिन माइलो ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसके शहर में कई मरीज थे। कुरोकावा ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पास आने की कोशिश करने लगा, जिससे माइलो को अपने हाथ में फंगस से भरे बैग के उजागर होने की चिंता हुई। ठीक उसी टेंस मोमेंट में सड़क के बीचों बीच अचानक एक विशाल मशरूम उगाया। कुरोकावा का ध्यान भटक गया और वो तुरंत वापस चौकी की ओर लौट गया। वहां एफएटी ऑफिसर के साथ आए मास्क्ड व्यक्ति ने घोषणा की कि ये बॉडीज मंक्स की हैं और उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। गार्ड्स ने कुछ देर के लिए उसकी बात पर विश्वास कर लिया और आगे कोई चेक नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसके बो पर सवाल उठाए क्योंकि शहर में बो एरो फॉरबिडन वेपन्स थे। उसी समय मंक ने अपना असली रूप दिखाया। उसके ब्राइट रेड बाल उभर आए। एक पावरफुल एरो चलाकर उसने फंगस को तेजी से ग्रो कर दिया और आसपास की हर चीज तबाह हो गई। गार्ड से भागते हुए उसकी अचानक एनकाउंटर माइलो से हो गई। इस बीच घर पर माइलो की बहन ने अपनी गार्ड यूनिफॉर्म पहन ली थी और शहर की रक्षा करने के लिए निकलने का निर्णय कर लिया था। जब माइलो उसे रोकने की कोशिश में दौड़ा तो ज्यादा बोलने और थकावट की वजह से वो बेहोश हो गया। जब तक वो जागा उसकी बहन जा चुकी थी। अब माइलो के पास अपनी लेबोरेटरी पर ध्यान केंद्रित करने और नहीं प्राप्त फंगस से मेडिसिन बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। काम करते करते अचानक माइलो को अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक रेड हेयर्ड युवक एक गंभीर रूप से इंजर्ड बूढ़े के साथ खड़ा था। उसने खुद को बिस्को बताया, वो इंसान जिसका पूरी दुनिया पीछा कर रही थी। शक की वजह से गार्ड ने सामने खड़े बिस्को से कहा कि वो स्क्रिप्चर का एक अंश पढ़कर साबित करे कि वो सचमुच मंक है। देखने में तो ये एक सिंपल डिमांड थी, लेकिन असल में इसने उसे मुश्किल में डाल दिया। उस पल उसके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। साइलेंस ने माहौल को और टेंस बना दिया। वो जानता था कि अगर उसने कोई गलती की तो एस्केप का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। उसने एक पावरफुल एरो चलाया जिससे दरवाजा टूट गया। लकड़ी के टुकड़े बिखर गए, डस्ट चारों ओर फैल गई और तुरंत बाद छिपा हुआ बड़ा क्लॉथ नीचे खींच दिया गया। सबकी नजरें चौंधिया गईं जब उन्होंने देखा बिस्को के दादाजी एक विशाल क्रैब के साथ सामने खड़े थे। हर कोई दंग रह गया। अब दोनों के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि दूर से फुटस्टेप्स और गनफायर की आवाजें आ रही थीं। हिप्पोस की गार्डिंग टीम बड़ी बड़ी मशीन गन्स लिए उनका पीछा कर रही थी। बुलेट्स की बौछारें जमीन में धंस रही थी। डीप होल्स बन रहे थे। स्मोक और डस्ट से रास्ता ढक गया था। बिस्को तेजी से क्रैब की पीठ पर कूद पड़ा। उसके हाथ बो को कसकर पकड़े हुए थे और वो लगातार शार्प एरोस चला रहा था। उसकी एक्यूरेसी और स्पीड ने गार्ड्स को पास आने से रोका। उसके दादाजी भी आइडल नहीं रहे। उन्होंने स्पेशल जंपिंग फंगस का उपयोग किया और दोनों को सीधे शहर की दीवार के ऊपर पहुंचा दिया। इस अनएक्सपेक्टेड छलांग से पूरे शहर में पैनिक फैल गया और गार्ड्स तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाए। अंदर पहुंचते ही
बिस्को में माइलो को वही रेयर फंगस दी जिसकी उसे अपने दादाजी के घावों की दवा बनाने की जरूरत थी। अब तक बूढ़ा आदमी बुरी तरह घायल हो चुका था, कपड़े खून से भीग चुके थे, सांसें कमजोर थीं। माइलो, जिसकी सेंस ऑफ स्मेल हंटिंग डॉग जैसी थी, खून की गंध से समझ गया कि ये वुंड्स बेहद क्रिटिकल हैं और केवल ओरली दी गई मेडिसिन से ठीक नहीं होंगे। उसने तुरंत सर्जरी की रिक्वेस्ट की क्योंकि टाइम बहुत कम था। बिस्को ने बेचैन मन से आखिरकार सिर हिलाकर सहमति दे दी। उसने माइलो को 10 मिनट दिए दवा तैयार करने के लिए। शंका तो थी, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन केओस यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, चेयरमैन के मैन ने उनका हाइड आउट ढूंढ लिया और एक वार्निंग शॉट चला दी। पूरे रूम में अफरा तफरी मच गई। बिस्को ने फौरन माइलो को हॉस्टेज बना लिया और हंसते हुए मौकरी की, कह दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिना हेजिटेशन उसने पूरे ग्रुप पर जानलेवा तीर चलाने शुरू कर दिए। बिस्को के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पावरफुल एरोस चलाए और धैर्य से इंतजार करने लगा कि रैबिट हेड गुर्गे करीब आएं। जैसे ही वे कॉम्बैट में उतरे, उसने मौके का फायदा उठाया और माइलो और उसके दादा दोनों को गिराने की तैयारी कर ली। अब माइलो का क्लिनिक फंगस से भर चुका था और पूरी तरह नष्ट हो चुका था, मानो ट्विस्टेड जंगल बन गया हो। माइलो को इसका दुख था, लेकिन चॉइस नहीं थी। अगर वे इस जगह को छोड़ते नहीं तो पूरा ग्रुप खतरे में पड़ जाता। इस क्रिटिकल मोमेंट पर माइलो की बहन जीप चलाती हुई पहुंची और सीधे उस जगह जा घुसी जहां गार्ड टीम ब्लॉकेड कर रही थी। एक हाई रैंक कमांडर होने की वजह से सोल्जर्स ने तुरंत उसके आदेश माने। उसने सिचुएशन की पूरी डिटेल दी। उस दोपहर बिस्को और उसके दादाजी लगभग घिर चुके थे। उन्हें एक बार फिर सिटी वॉल फांदने के लिए स्पेशल जंपिंग फंगस का इस्तेमाल करना था। यह रिस्की था, लेकिन एस्केप का यही तरीका था। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, एक जाइगेंटिक हिप्पो उन पर टूट पड़ा। उसने जॉज खोलकर बिस्को को क्रश करने की कोशिश की। सब हैरान रह गए जब बिस्को ने अकेले ही पूरे हिप्पो को उठाकर दूर फेंक दिया। दूसरी तरफ किरुकावा खड़ा था। उसके बगल में एक पिंक हेड लड़की थी। उसने बिस्को से उस चूक के लिए माफी मांगी जिसने उसके एस्केप का मौका बनाया था। लेकिन किरुकावा को कोई चिंता नहीं हुई। एक्सप्रेशनलेस चेहरे लिए उसने तुरंत अपने मैन को आदेश दिया कि प्लान को जारी रखो। उसकी असली चिंता यह थी कि बिस्को मेन सिक्योरिटी फोर्सेस से सीधे ना भिड़े, वरना अनकंट्रोल्ड केओस फैल जाएगी। कुछ घंटे पहले ही बिस्को और उसके दादाजी ने दीवार पार करके आराम करने की जगह ढूंढ ली थी। लेकिन अब बिस्को के दादाजी भयंकर रस्ट डिजीज से पीड़ित थे। उन्हें पता था कि उनका टाइम कम है। उन्होंने बिस्को को आदेश दिया कि कोशिश करता रहे, चाहे वो उसके साथ ना हो। उनकी नजर में बिस्को स्ट्रॉन्गेस्ट था, एकमात्र होप। उसने दादाजी से सब कुछ सीख लिया था, सिवाय दवा बनाने के। लेकिन बिस्को ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उसने सिर हिलाते हुए गुस्से से कहा कि उसके दादाजी अपनी जिंदगी को इतना छोटा मत आंको। वो न जाने कितनी चौकियां तोड़ चुका था रेयर रस्ट ईटी फंगस की तलाश में। उसने कसम खाई कि चाहे जितना खतरा हो, वो अपने दादाजी को मरने नहीं देगा। बिस्को उस जगह के पास पहुंचा जहां क्रैब आराम कर रहा था। तभी अचानक एक रॉकेट बिजली की तरह आसमान में उड़ा। उसने तुरंत अपना बो खींचा और एरो छोड़ा। रॉकेट हवा में ही ब्लास्ट हो गया। उसके टुकड़े बिखर गए, जिससे स्काई स्नेल एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रही लड़की हैरान रह गई। किसी डेंजरस चीज के आने का आभास पाकर बिस्को के ग्रैंडपा ने उसे जल्दी से क्रैब के नीचे छिपने को कहा, क्योंकि स्नेल उस पर पॉइजन छिड़कने वाला था। बिस्को ने जवाबी हमला करने की कोशिश की। अचानक कहीं से एक इलेक्ट्रॉनिक ईल निकली और सीधे उसके पैर में बाइट कर गई। तभी ऊपर से एयरक्राफ्ट ने गोलियों की बरसात कर दी। उसके दादा बिना किसी हेजिटेशन के अपने पोते को बचाने दौड़े। बुलेट्स उनके शरीर को चीरती चली गईं, कपड़े खून से भर गए। बिस्को स्टन रह गया। उसने बो को कसकर पकड़ा और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से एक लीथल एरो चलाया, जिससे एयरक्राफ्ट में एक्सप्लोजन हुआ और वो जमीन पर क्रैश कर गया। बिना समय गंवाए वो क्रैब पर सवार होकर डॉक्टर की तलाश में सिटी की ओर भागा। हताशा में उसके कदम लगातार तेज हो रहे थे। जब दोनों किसी तरह अंडरग्राउंड सुअर में छिपे तो माइलो दादाजी की जिंदादिली देखकर दंग रह गया। 6 गोलियां खाने के बाद भी वो गिरे नहीं, मानो उनकी रेजिलियंस किसी लेजेंड जैसी हो। बिस्को ने तुरंत माइलो से पूछा कि क्या वो उसके ग्रैंडपा का इलाज कर सकता है। माइलो ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा हाँ। बिस्को बाहर जाकर एनिमीज का ध्यान भटकाने के लिए निकला, लेकिन माइलो ने इंसिस्ट किया कि पहले बिस्को के घावों का इलाज होगा, फिर उसे लड़ने दिया जाएगा। बिस्को ने अपने ग्रैंडपा को माइलो को सौंपा और बाहर निकल पड़ा। उधर माइलो की सिस्टर को खबर मिली कि जिस दिशा में वो जा रही है वहां कुरुकावा के लोगों का ट्रैप बिछा था। सही रास्ता पश्चिम की ओर था। एक गार्ड ने उसे चुप रहने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें माइलो के क्लिनिक में एक जायंट मशरूम उगता मिला था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। माइलो की सिस्टर फ्यूरियस थी, लेकिन उसने अकेले ही पश्चिम जाने का फैसला किया। बिस्को की बात करें तो उसने कुरुकावा के सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया। सिर्फ पिंक हेड लड़की को छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे प्यारी लगी। उसने इंटेरोगेशन शुरू किया। तभी माइलो की सिस्टर स्कूटर पर तेजी से आई। बिस्को ने फंगस से उसकी गाड़ी पलट दी, लेकिन वो बिना रुके सीधे उस पर हमला कर बैठी। स्मोक के पीछे से बिस्को ने बो निकाला और एक एरो छोड़ा, जिसने उसके हथियार को चीर दिया।
मेटल टूटने की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। ये संकेत था कि एक नया क्लैश शुरू हो चुका है। शहर के स्पीकर्स फंगस स्पोर्स के खतरे की वार्निंग्स दे रहे थे। लोगों को मास्क पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही थी। ब्रॉदल में लड़कियां हाल ही में उगे विशाल मशरूम्स की बातें कर रही थी। दशकों से वहां रहने के बाद उन्होंने पहली बार ऐसा नजारा देखा। मैडम ने सभी को अंदर जाने को कहा ताकि स्पोर्स उनकी सांसों में न जाए। अचानक नीचे से खबर आई कि पैंडा क्लिनिक नष्ट हो चुका है। मैडम चिंतित हो गई क्योंकि वहां माइलो था जिससे वो हमेशा केयर करती थी। इस बीच माइलो अपने हाथों से बिस्को के ग्रैंडपा को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहा था। रस्ट डिजीज से पीड़ित बूढ़ा आदमी लगभग बेहोश होने ही वाला था। ट्रांसफ्यूजन की वजह से वो धीरे धीरे होश में आया, लेकिन सच ये था कि रस्ट ने उसके अंगों को लगभग खा लिया था। वो बस 1 महीने तक ही जिंदा रह सका। इसके बाद उसके वाइटल ऑर्गन्स पूरी तरह फेल हो गए। फिर भी उसने कामनेस बनाए रखी। उसने माइलो की स्किल्स की तारीफ करते हुए कहा कि उसके हाथ डेलिकेट, स्टेडी और धैर्य से भरे हुए हैं। फिर उसने अपना नाम बताया, जाबी, जो बिस्को का मास्टर था। बाहर बिस्को और माइलो की सिस्टर में इंटेंस बैटल छिड़ चुकी थी। स्टील टकराने और ग्रंट्स की आवाजें माहौल को और भारी कर रही थी। हालांकि बिस्को लड़ रहा था, फिर भी वो माइलो की सिस्टर को रुकने की सलाह देता रहा, क्योंकि हर वार से उसके शरीर पर लगी रस्ट और फैल रही थी। डेथ और करीब आ रही थी। लेकिन माइलो की सिस्टर को कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में बस हेट्रेड भरी हुई थी। उसे यकीन था कि रस्ट फैलाने वाला बिस्को ही है। बिस्को ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें उसके गुस्से में डूबे दिल तक नहीं पहुंच सकी। इसी दौरान जाबी माइलो को सच बता रहा था कि फंगी रस्ट नहीं फैलाते, बल्कि रस्ट को खाते हैं। फंगी सर्वाइवल के लिए इवॉल्व हुए और यही उनकी खास एबिलिटी थी। वो बोले कि लोग फंगी को गलत समझते हैं क्योंकि उन्होंने रस्ट के धब्बू पर उन्हें उगते देखा और जल्दबाजी में यही मान लिया कि रस्ट का कारण फंगी है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए भी फैली क्योंकि फंगी प्रोटेक्टर्स लोगों को सही से समझा नहीं पाए और इस वजह से पूरी दुनिया ने उनसे नफरत की। लेकिन जाबी की बातों का असर माइलो की सिस्टर पर नहीं पड़ा। उसने गुस्से में अपनी गाड़ी बिस्को पर दे मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। बिस्को दर्द से कराहा, लेकिन फिर भी कामली समझाता रहा कि उसने रस्ट वाली जगहों पर सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए फंगी लगाए थे। उसने कभी किसी से ग्रेटिट्यूड की उम्मीद नहीं की। फिर भी उसे गलत समझा गया, मारा पीटा गया, दुश्मन की तरह देखा गया। नेचुरली वो दुखी था, लेकिन पेशेंस रखता रहा। माइलो की सिस्टर अलग थी। वो सिर्फ बिस्को का असली मकसद जानना चाहती थी। जब उस पर दबाव डाला गया तो बिस्को ने स्वीकार किया कि वो और जाबी रेयर रस्ट ईटिंग फंगी की तलाश में है, एक मिरेकल क्योर जो पूरी तरह रस्ट को मिटा सकता है। ये सुनकर माइलो की सिस्टर पाओ और भी फ्यूरियस हो गई। उसे लगा कि ये सब बस एक एक्सक्यूज है, लेकिन बिस्को को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने तो खुशी से बोस्ट करते हुए कहा कि उसे यहाँ एक स्किल्ड डॉक्टर मिल गया है जो बिल्कुल पाऊ जैसा दिखता है, जिससे उसे अंदाजा हो गया कि वे जरूर ब्लड रिलेटिव्स होंगे। ये बात आग में घी डालने जैसी साबित हुई। पाऊ फ्यूरियस हो गया और बिस्को जिस दीवार पर खड़ा था उसे पूरी तरह तोड़ने के लिए बेतहाशा दौड़ा। लेकिन इस बार बिस्को पहले से अलर्ट था। उसने उसे प्रोवोक करने और अपने ट्रैप में फंसाने के लिए माइलो का इस्तेमाल किया। गुस्से में पाऊ ने और भी जोर से हमला किया और उसी पल बिस्को ने स्किलफुली उसके हथियार में फंगाई लगा दी। ये देखकर वो अंदर से कड़वाहट से भर गया, क्योंकि उसका असली काम हमेशा लोगों को हील करने के लिए फंगाई लगाना था, ना कि किसी लड़की पर काउंटर अटैक करने के लिए। लेकिन वॉर ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। आखिरकार बिस्को ने एक ट्रैंकुलाइजर एरो चलाया और गिरते हुए पाओ के शरीर को पकड़ लिया। उसे चोट न लगे इसलिए वो उसे धीरे से उठाकर अंडरग्राउंड सीवर हाइडआउट में ले आया। वहां बिस्को की मुलाकात अपने ग्रैंडपा से फिर हुई, जो अब किसी अनाड़ी बूढ़े की तरह नहीं बल्कि किसी 18 साल के यूथ की तरह पूरी तरह हेल्दी लग रहे थे। उन्हें देखकर बिस्को इतना इमोशनल हो गया कि खुद को रोकने की कोशिश के बावजूद ऑलमोस्ट रो पड़ा। माइलो भी अपनी सिस्टर को बेहोश देखकर घबरा कर दौड़ा। बिस्को ने उसे दिलासा दिया कि उसे बस सेडेशन दिया गया है और वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। माइलो ने उसे पहले ही एंटी रस्ट इंजेक्शन दे दिया था, जिससे उसे और टाइम मिल गया। अब स्थिति और क्रिटिकल हो चुकी थी क्योंकि सिटी गार्ड्स किसी भी वक्त आने वाले थे। जाबी ने उन्हें रोकने के लिए पीछे रहने का फैसला किया ताकि यंगस्टर्स को भागने का समय मिल सके। बिस्को ने विरोध किया क्योंकि वो जानता था कि उसके ग्रैंडपा के बिना कोई भी प्रॉपर मेडिसिन तैयार नहीं कर पाएगा। इस समय माइलो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आगे आया और कहा कि वो रिप्लेसमेंट बन सकता है, कि वो सीखेगा और पूरी लगन से करेगा। बिस्को ने आपत्ति जताई, ये मानते हुए कि हार्श आउटर वर्ल्ड माइलो जैसे जेंटल व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। लेकिन माइलो अड़ा रहा क्योंकि वो न केवल दूसरों का इलाज करना चाहता था बल्कि अपने फैमिली के आखिरी मेंबर को बचाने के लिए क्योर भी ढूंढना चाहता था। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर बिस्को ने आखिरकार कंसेंट दिया और माइलो को साथ आने दिया। तभी गार्ड्स पहुंच गए और जाबी को उनके रास्ते में खड़ा होना मजबूर कर दिया। माइलो ने अपनी सिस्टर को वहीं छोड़ दिया और उसके पास एंटी रस्ट मेडिसिन का एक पाउच रख दिया ताकि उसकी जान बच सके। विदाई का सीन भावनाओं से भरा था, लेकिन इससे पहले कि वो खत्म होता बिस्को ने माइलो को फोर्सफुली खींच लिया। टाइम कम होता जा रहा था। वे गेट की ओर भागे, लेकिन वहीं उन्हें रोक लिया गया। पीछे से गार्ड्स का एक और ग्रुप आया और उन दोनों को ट्रैप कर लिया। बिस्को ने तुरंत अपना बो खींचा और एक स्पेशल एरो छोड़ा। सामने का पुल टूट गया और वे दोनों सिटी गेट से नीचे गिर पड़े।
उस पल तमाम डेंजर्स के बीच बस एक फेंट सी होप बची थी कि वे सरवाइव कर जाएंगे और आगे के कांटों भरे रास्ते पर निकल पड़ेंगे। बाहर पहले दिन माइलो लगातार बातें करता रहा, तरह तरह की बातें करता रहा, जिससे बिस्को इरिटेट हो रहा था, जिसका चेहरा हमेशा स्टर्न रहता था। माइलो ने कैजुअली कहा कि शायद वे रास्ता भटक गए, लेकिन बिस्को ने मानने से साफ इनकार कर दिया। वॉन्डरर होने के नाते उसकी इंडिपेंडेंट स्पिरिट और ईगो से ये एडमिट नहीं करने दे रही थी कि वो गलत रास्ते पर है। दोनों चलते रहे जब तक कि वे एक जगह पर नहीं पहुंचे जहां पानी की सतह पर एल्गी तैर रहे थे। माइलो तुरंत फैसिनेटेड हो गया, उसकी आंखें चमक उठी। वे देखने के लिए रुक गया, मानो उसे कोई मैजिकल चीज मिल गई हो। लेकिन बिस्को अलग था, वो अनॉयड और इम्पेशेंट था। उसने कैजुअली माइलो के चेहरे पर कुछ फेंका, जिससे वो चौंक गया। बिस्को ने उसे याद दिलाया कि वे फन करने नहीं आए हैं। एल्गी वाली ये जगह रात में वाइल्ड बीस्ट को अट्रैक्ट करेगी और अगर वे रुके तो कभी भी डेंजर आ सकता है। दोनों वहां से आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी देर बाद माइलो सड़क पर बेहोश हो गया। बिस्को ने बेबसी से साय लिया, फिर हाथ में 2 छोटे लिजर्ड्स लेकर लौटा, जो खेलते हुए एक दूसरे की पूंछ काट रहे थे। उसने उन्हें रोस्ट कर माइलो को खाने को दिया, क्योंकि वो सिर्फ भूख से फेंट हुआ था। खाना खाने के बाद माइलो फिर से अलर्ट हो गया। दोनों को समझ आ गया था कि समय कम होता जा रहा है। जाबी सिर्फ 1 महीने और सरवाइव कर सकता था, जबकि माइलो ने अपनी सिस्टर के लिए जो दवा छोड़ी थी वो 3 महीने तक ही चलेगी। बिस्को ने स्थिति को देखते हुए एक मैप निकाला, उनका रास्ता साफ बताया और कहा कि उन्हें कोल माइंस पार करनी होंगी। माइलो चिंतित हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वहां जायंट रैट्स रहते हैं, लेकिन बिस्को ने एश्योरेंस दी कि उसके पास उनसे निपटने का तरीका है। तभी बिस्को को रेत के नीचे से एक विशाल क्रैब का क्लॉ दिखाई दिया। उसने विसल बजाई और मोटी रेत के नीचे से उनका तीसरा साथी प्रकट हुआ, बिस्को का क्रैब। माइलो को तब समझ आया कि शुरुआत में वे रास्ता इसलिए भटके क्योंकि बिस्को क्रैब को ढूंढ रहा था, जो अक्सर सैंड में दबकर सो जाता था। अगर वे क्रैब पर सवार होते तो माइंस तक सिर्फ 2 दिन में पहुंच जाते, और वहां के जायंट रैट्स इतने बड़े जीव पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जैसे ही माइलो क्रैब की पीठ पर प्रॉपरली बैठा भी नहीं था, वो जमीन पर गिर पड़ा। बिस्को ने बस शोल्डर्स उचकाए और क्रैब को थोड़ा अजीब महसूस कराने के लिए माइलो को एक स्पेशल आउटफिट पहना दिया। हालांकि क्रैब अनयूजुअली इंटेलिजेंट लग रहा था। माइलो ने आउटफिट पहन लिया था, लेकिन फिर भी क्रैब ने उसे आसानी से चौंका दिया। माइलो को बिस्को और क्रैब के पीछे पीछे चलना पड़ा। दोपहर तक उसने फिर से उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश की। दूसरा प्रयास सक्सेसफुल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो गिर पड़ा। ये सिलसिला चलता रहा। माइलो ने बार बार कोशिश की, यहाँ तक कि क्रैब घूम गया, जिससे उसे चक्कर आने लगे। कभी सब कुछ डार्क दिखता, कभी ब्राइट। अगली सुबह जब माइलो लगातार क्रैब रेडिंग का अभ्यास कर रहा था, बिस्को अपने एरोस को भिगोने के लिए एक पॉइजनस फंगाई सोल्यूशन तैयार कर रहा था। तभी अचानक कोई सामने प्रकट हुआ। मेलो अचानक टूट गया, एक लड़की के सामने फेंका गया, और संयोग से वो पिंक हेड वही लड़की थी जिससे बिस्को पहले मिल चुका था। उसने मेलो को क्यूरियोसिटी और टीजिंग भरी नजरों से देखा और इतने बड़े क्रैब के लिए उसकी तारीफ की। बिस्को ने आवाज सुनी, पलटकर देखा तो वही लड़की क्रैब की पीठ पर चढ़ रही थी। जब मेलो उसके पंजे से चिपका हुआ था, बिस्को ने तुरंत फंगी लगे एरो से उसे चेतावनी दी। उसकी आंखें धमकी से भरी थीं। एक तीर लड़की की जांघ पर लगा, जिससे उसे काफी दर्द हुआ, लेकिन वो फिर भी मॉकिंग हंस पड़ी। पता चला कि वो मेलो को ल्योर करना चाहती थी, उसे क्रैब की राइडिंग सिखाने का वादा करके, लेकिन असल में उसका इरादा उसे चुराने का था। उस पल मेलो ने अनएक्सपेक्टेडली कुछ अलग किया। उसने क्रैब से बात की, उसे नीचे झुकने को कहा ताकि वो उस पर दवा लगा सके, और आश्चर्यजनक रूप से क्रैब ने सचमुच उसकी बात मान ली। बिस्को स्टन रह गया, क्योंकि मेलो हालांकि उस पर सवार नहीं हो सकता था, फिर भी उसने क्रैब को कोऑपरेट करने के लिए राजी कर लिया था। इसके बाद बिस्को ने अपनी प्लान बदल दी। मेलो को अब राइडिंग का अभ्यास करने की जरूरत नहीं रही, और तीनों ने साथ साथ अपनी जर्नी जारी रखी। उस शाम वे पहाड़ पर एक मंदिर में रेस्ट करने के लिए रुके। यहाँ सरप्राइजिंगली उन्हें फिर से पिंक हेड लड़की मिली। वो असहज लग रही थी, मानो उसके गले में कुछ अटक गया हो। मेलो तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसकी पीठ थपथपाकर उसे उल्टी करने में मदद की, लेकिन ये काफी नहीं था। एक रैकलेस हरकत में मेलो ने उसके गले से एक क्रिसलिस निकालने के लिए मानो किसी फोर्स्ड किस की तरह अपने होंठ उसके होंठों से चिपका दिए। मेलो ने बताया कि ये एक खास क्रिसलिस होता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर स्लेव्स को कंट्रोल और उन्हें भागने से रोकने के लिए किया जाता है। लड़की ने शुरू में सोचा कि उन दोनों ने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उन्हें उसका फ्लॉलेस बॉडी चाहिए था, लेकिन बिस्को ने कोल्डली कहा कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर मेलो शर्म से लाल हो गया और बिस्को ने उसे वर्जिन होने का मजाक उड़ाया। बिस्को के गुस्से ने उस पर एरो चलाने के लिए लगभग प्रोवोक कर दिया, जबकि मेलो ने कामली कहा कि उसे बस कुछ खाना चाहिए। आखिरकार पिंक हेयर लड़की ने अपना बैग खोला और दोनों के सामने रख दिया ताकि वे चूज कर सकें। मेलो ने क्रैकर्स का एक पैकेट चुना, जबकि बिस्को ने कुछ एरोस। फिर लड़की ने पैसे मांगे, जिससे बिस्को इरिटेट हो गया, लेकिन मेलो फिर भी पैसे देने को तैयार हो गया।
उसने खुशी खुशी बिस्को को क्रैकर्स चखने को कहा और दोनों को उनका टेस्ट शानदार लगा। लेकिन जब पेट्रोल की बात आई तो वो उसे बेचना नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि उसके सामने ही उसे उंडेल दिया। उस रात अचानक अर्थक्वेक आ गया। बिस्को चौंक कर जाग गया, जबकि मेलो क्रैब पर सवार होकर भाग रहा था। बिस्को ने पाया कि अब वो एक जाइगेंटिक इंसेक्ट की पीठ पर लेटा हुआ है। मेलो चिल्लाया, ये एक लिविंग फोर्ट्रेस है। अगर ये कोल माइन से टकराता तो पूरी खदान ब्लास्ट हो जाती। बिस्को अच्छी तरह जानता था कि ये स्पीशीज बोन ईटिंग वर्म है और पिंक हेड लड़की ने पेट्रोल गिराने की वजह से ये जाग गया था। बिस्को ने जोर से चिल्लाकर मेलो को बताया कि कैसे क्रैब को वर्म के सिर पे अटैक करने के लिए निर्देश देना है ताकि वो रुक सके। लेकिन उस पल पिंक हेड लड़की ने उसे कसकर पकड़ रखा था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। मेलो ने दिल से क्रैब से विनती की और वो उसकी बात मानकर सीधे वर्म के सिर में वार करने के लिए उछल पड़ा। बिस्को किसी तरह छलांग लगाने में कामयाब हुआ, लड़की को अपने साथ खींच लिया और फिर फंगी से लथपथ एक एरो वर्म की खोपड़ी में मार दिया। फंगी तुरंत फैल गई, वर्म रुक गया और फिर मरकर गिर पड़ा। सौभाग्य से ग्रुप कोल माइन से ठीक पहले रुक गया, लेकिन इससे पहले कि वे सांस ले पाते कहीं से एक कैनन उन पर दागा गया, जिससे पूरा कोल माइन एरिया एक्सप्लोड हो गया। उन्हें मजबूरन कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। अगली सुबह जागने पर मेलो ने बताया कि पिंक हेड लड़की उनके दोनों पैसे लेकर भाग गई है, लेकिन कम से कम उसने कुछ खाना छोड़ दिया था, जिससे यह साबित हुआ कि उसका कॉन्शियंस अभी भी बाकी है। बिस्को ने मेलो की ओर देखा और महसूस किया कि उसके हाथों में चोट होने के बावजूद वो क्रैब राइडिंग में काफी माहिर हो गया था। इससे यह साबित हुआ कि मेलो बहुत डेडिकेशन से प्रैक्टिस कर रहा था। बिस्को ने अप्रूवल दिखाते हुए हल्का सा सिर हिलाया और फिर दोनों अपनी जर्नी पर निकल पड़े। होश में आते ही पाव तुरंत अपनी बड़ी मोटरसाइकिल पर चढ़ गई, इंजन चालू किया और तेजी से निकल गई। वो बचे हुए निशानों का पीछा करती रही, बस एक ही थॉट मन में लिए, उसे मेलो को ढूंढना है। इस बीच मेलो और बिस्को एक खतरनाक सिचुएशन में थे। दोनों अचानक गन्स और स्टिक्स लिए एक बच्चों के समूह से घिर गए और उन पर ऐसे हमला करने को दौड़े मानो वो पहले से ही एम्बुश कर रहे हों। उन अग्रेसिव बच्चों को लगा कि मेलो और बिस्को किरिकावा के गूंज हैं, इसलिए वे लगातार हमला करते रहे। दोनों को जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाने पड़े और समझाना पड़ा कि वो उस आदमी के बिल्कुल भी लोग नहीं हैं, लेकिन बच्चों ने फिर भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मेलो ने कहा कि वो बस जिंदा रहने के लिए कुछ फूड खरीदना चाहता था। उसकी आवाज में सिंसेरिटी साफ झलक रही थी, लेकिन बच्चे अभी भी स्केप्टिकल थे। वे मेलो और बिस्को के फटे पुराने कपड़े, गंदे चेहरे और हेल्पलेस शक्ल देखकर हंस पड़े। उनकी नजर में इन रैगेड वॉन्डरर्स के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे कैसे होंगे। बच्चों का कॉशियस रवैया जरा भी कम नहीं हुआ था। गन्स और लाठियां अब भी उन पर सीधे तनी हुई थीं। उस सिचुएशन में बिस्को ने अनविलिंगली अपना वांटेड पोस्टर निकाला, जो कि एक मोड़ा हुआ कागज था, लेकिन जिस पर उसका चेहरा और अट्रैक्टिव रिवॉर्ड साफ लिखा था, ताकि यह साबित हो सके कि उनका किरिकावा से कोई संबंध नहीं है। पोस्टर देखने के बाद ही बच्चों का सस्पेशन कम हुआ और वे फिर कभी ना हमला करने पर राजी हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इन्हें फ्री नहीं किया। कुछ देर बाद मेलो और बिस्को को बांध कर ले जाया गया। बिस्को बिल्कुल काम लग रहा था, यहाँ तक कि उसने कोल्ड स्माइल भी दी और कहा कि अगर वे चाहें तो इनाम के लिए उसे उनके हवाले कर दें, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दोनों को बच्चों के शेल्टर होम में ले जाया गया, जो लकड़ी और मेटल स्क्रैप से ढका हुआ एक खंडहर इलाका था। फिर उन्हें एक सीलन भरे कमरे में बंद कर दिया गया। इसी दौरान पाओ एक डिजर्टेड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से गुजरी, जो गलियारों और सीढ़ियों में पड़ी लाशों से भरा था और मौत की बदबू से हवा भारी थी। वहां उसने एक एल्डरली कपल को बचाया जो एक जायंट स्पाइडर के अटैक से जूझ रहे थे। रेस्क्यू होने के बाद बुजुर्ग लोगों ने हाफते हुए बताया कि चारों ओर बिखरी लाशें बैंडिट्स की वजह से थीं, जो वहां से गुजरने वाले ट्रेडर्स को लूट लेते थे। कृतज्ञता में बुजुर्ग कपल ने मेलो की सिस्टर को अपने शैबी लेकिन साफ सुथरे घर में आमंत्रित किया और उसकी टूटी हुई मोटरसाइकिल ठीक करने का वादा किया। इसी दौरान मेलो एक छोटी बच्ची के साथ था, जो बाकी बच्चों से ज्यादा समझदार लग रही थी। माइलो के लिए खाना ला रही थी और उसे ताकत पाने के लिए खाने की सलाह दे रही थी। इस सौम्य व्यवहार से माइलो को एहसास हुआ कि लड़की उसे ईविल इंसान नहीं समझती। बातों बातों में लड़की ने माइलो को वहां के बच्चों की लाइफ के बारे में बताया। हर सर्दी में उन सभी को एक तरह के मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता था, जिसे वे शैतान बच्चे कहते थे। ये जीव अक्सर उन्हें परेशान करने आते, डर और पेन फैलाते थे। ध्यान से देखने पर माइलो ने लड़की की बाह पर सफेद पपड़ी जैसे पैचेस देखे। जब उसने इसके बारे में पूछा तो लड़की ने बताया कि एक दिन कुरोकावा इस जगह आया और उसने घोषणा की कि बच्चों को रस्ट डिजीज लग गई है, इसलिए बड़ों को क्योर के लिए मेडिसिन खरीदने के पैसे कमाने के लिए उसके यहाँ काम करना पड़ा। ये सुनकर माइलो को तुरंत एहसास हुआ कि ये इल्यूजन था, क्योंकि लड़की के हाथ पर जो निशान थे वे असल में रस्ट के नहीं थे। इसी बीच पावू के उस एल्डरली कपल के घर पहुंचने पर उन्होंने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई, कैसे वे एक भीड़-भाड़ वाले कस्बे में रहते थे जहां लोग धीरे-धीरे भयानक रस्ट डिजीज से पीड़ित होने लगे। एक दिन खुद को फंगी प्रोटेक्टर कहने वाला एक आदमी प्रकट हुआ और क्लेम किया कि वो इस बीमारी का इलाज कर सकता है।
शुरुआत में बीमारी में इंप्रूवमेंट के साइंस दिखे जिससे लोगों को उस पर विश्वास हुआ और वो ग्रेटफुल हो गए, लेकिन बाद में एक एक करके लोग फिर से मरने लगे, उनके शरीर सड़ने लगे क्योंकि रस्ट फैल गया था। जाने से पहले उस स्वयंभू प्रोटेक्टर ने कोड स्वर में कहा कि यह सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। ये सुनकर पाबू के दिल में नफरत उमड़ पड़ी और तथाकथित फंगी प्रोटेक्टर के प्रति उसकी हेट्रेड और भी बढ़ गई। उसने उस कपल से टूल्स उधार लिए और अपनी मोटरसाइकिल खुद ठीक करने लगी। काम करते हुए उसे पास की एक केव से अजीब आवाजें सुनाई दी। वो डरते हुए अंदर गई और शॉक हो गई कि केव सूखी हड्डियों और लाशों से भरी थी। सच ये था कि वो एल्डरली कपल असल में साइकोपैथ किलर्स थे जो अपनी क्रूएल इच्छा की पूर्ति के लिए लोगों को मारते थे। वे पाबू को भी एक पपेट में बदलने का इरादा रखते थे। जब पाबू ने उन्हें देखा तो वे ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उन्हें लगा कि उसने वो पॉइजन पी लिया है जो उन्होंने पहले उसके खाने में मिला दिया था, लेकिन पाबू को उनकी कॉन्स्पिरेसी का पहले ही सस्पिशन हो गया था और उसने वो जहर पिया ही नहीं था। जैसे ही वो रिटेलिएशन करने वाली थी, अचानक एक कॉर्प्स अंधेरे से निकला जिसके मुंह से टॉक्सिक स्मोक निकल रही थी, जिससे जगह धुंधली हो गई। पाबू तुरंत भाग निकली, जबकि कपल ने रियलाइज कर लिया कि वो जीत नहीं सकते और उन्होंने अपनी आखिरी प्लान को अंजाम दिया। उन्होंने पूरी केव में आग लगा दी ताकि सब कुछ फ्लेम्स में जल जाए। इसी बीच बिस्को दूसरे कोने में कैद था। उसने दीवार के पास लगे कुछ स्पीयर्स देखे और उन्हें पाने की इच्छा जताई। इस वजह से उसकी रखवाली कर रहे 2 बच्चों ने उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताया जो कभी फिशरमैन थे, लेकिन कुरुकावा का विरोध करने पर मारे गए। जब बिस्को ने स्पीयर की इच्छा जताई तो गन पकड़े हुए बच्चा फ्यूरियस हो गया और ट्रिगर दबाकर गोली चलाने वाला था, लेकिन गलती से बिस्को को मार देने और रिवॉर्ड खोने के डर से रुक गया। तभी बच्चों का एक समूह दौड़कर आया और बोस्ट करने लगा कि माइलो ने उनकी बीमारी क्योर कर दी है। इससे टेंस माहौल कुछ काम हो गया। शुरुआती 2 पहरेदारों में अब सिर्फ एक बचा था जो एक पुराने टॉन मैप को गौर से देख रहा था। बिस्को ने कहा कि वो उस जगह को अच्छी तरह जानता है, फिर उत्साह से बताया कि कैसे एक फंगी प्रोटेक्टर ने कभी उसकी जान बचाई थी और अब वो उस फेवर को रटाना चाहता है। लड़के ने मैप उसे थमा दिया और खुद शौच के बहाने वहां से निकल गया। मौके का फायदा उठाकर बिस्को ने तुरंत अपनी हैंडकफ्स और बेड़ियां तोड़ दी। इसी दौरान माइलो ने न सिर्फ क्यूर किया बल्कि दवाइयां भी लिखी, उन्हें बनाने का तरीका समझाया और बच्चों को खास गाइडेंस दिया। ग्रेटफुल होकर बच्चे उसका बदला चुकाना चाहते थे, लेकिन जब माइलो ने उनसे बिस्को को छोड़ने को कहा तो लीडर ने साफ इनकार कर दिया। उसका मानना था कि उन्हें विंटर आने से पहले पफरफिश के झुंड से लड़ने के लिए वेपन्स चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, पफरफिश का एक विशाल स्वाम आधम का भूख से तड़पते उनमें से एक ने लीडर को पकड़ लिया। बिस्को तुरंत उसे बचाने दौड़ा, स्पीयर घुमाया और एक ही बार में पफरफिश को 2 टुकड़ों में काट डाला। हालांकि मजाक में उसने कहा कि काश उसके पास चावल होते तो इससे फिश सैलड बना लेता। बिस्को ने बच्चों को खतरे से बचाने का वादा किया, लेकिन ये भी एडमिट किया कि वो पढ़ नहीं सकता, इसलिए जब भी वो मैप पर तीर चलाता तो लड़के को उसे जगह का नाम पढ़ के सुनाना पड़ता। जब तक पूरा मैप पढ़ा गया तब तक पफरफिश का झुंड पीछे हट चुका था। बिस्को ने अपना जायंट क्रैब बुलाया और उस पर सवार होकर माइलो को लेने आया। जब माइलो जाने की तैयारी कर रहा था तो समझदार छोटी बच्ची ने उसे रोका और कहा कि शहर को उसके जैसे किसी की जरूरत है, लेकिन माइलो ने बस मुस्कुरा कर कहा कि उसने बच्ची को पर्याप्त मेडिकल नॉलेज दे दिया है और उसे यकीन है कि वो उसकी जगह लोगों को हील करेगी और बचाएगी। जुराई से पहले ग्रुप के लीडर लड़के ने बिस्को को अपने पिता का छोड़ा हुआ स्पीयर दिया। हालांकि उसने दिखावे में कोल्ड व्यवहार किया और कहा कि ये बस टेस्ट है कि क्या बिस्को उसकी जान ले सकता है, मगर असल में ये ट्रस्ट और भरोसे का संकेत था। इसी बीच कुरोकावा अब भी जबाई की तलाश में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन उसे अभी तक पकड़ नहीं पाया था। अचानक उसने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया। वो पीछे खड़े एक आदमी की ओर गया, सस्पिशन से उसका चेहरा देखा और जोर से उसकी टोपी खींच ली। ये डिस्गाइज में जबाई था। अब बिस्को और माइलो एक विशाल आइसी टेरेन से गुजर रहे थे। ठंडी हवा इतनी तेज बह रही थी कि हर कदम दुगना भारी लग रहा था। माइलो सिर से पांव तक कांप रहा था, उसकी सांसें सफेद धुन में बदल रही थीं। ठंड उसकी हड्डियों में घुस रही थी, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बिस्को को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो मॉकिंग अंदाज में हंसने लगा। उसकी आंखें तिरस्कार से चमक उठीं जब उसने माइलो को स्ट्रगल करते देखा। उसकी हंसी उस खामोश जगह में गूंज रही थी, जिससे माइलो शर्म से लाल हो गया। चलते चलते अचानक दोनों को मोटी बर्फ में उछलता हुआ एक सफेद रैबिट दिखाई दिया। बिस्को ने तुरंत धनुष खींचकर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन माइलो ने अचानक मौके का फायदा उठाकर बीच में दखल दिया। उसने बोस्ट्रिंग कसकर खींची और एक तीर छोड़ा, लेकिन उसके कांपते हाथों की वजह से तीर डायरेक्शन से भटक गया। हालांकि तीर वेस्ट नहीं गया, बल्कि जाल की तरह फैल गया और रैबिट उसमें फंस गया। बिस्को क्षण भर के लिए हैरान रह गया, जबकि माइलो ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने स्पाइडर सिल्क से खास एरोज बनाए हैं, क्रिएटिव और उपयोगी। बिस्को ने ठंडे स्वर में कहा, यह बस एक तरह की चीटिंग है, लेकिन उसकी आंखों में माइलो की चतुराई साफ दिखाई दे रही थी। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें वही पिंक हेड गर्ल दिखी जो बर्फ की मोटी परत में जमी हुई थी और उसका शरीर लगभग रिजिड था। दोनों उसे जल्दी से पास की एक छोटी गुफा में ले गए ताकि वो वार्म हो सके। माइलो को हैरानी हुई कि वो उनसे पहले यहाँ कैसे पहुंची। उसने आह भरते हुए बताया कि उसने मंदिर में एक ओल्ड हेलीकॉप्टर की मरम्मत की थी जो यहाँ से उड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से आर्मी की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने उसे गिरा दिया। ये सुनकर बिस्को ने तुरंत एक कड़वी टिप्पणी की कि ये कर्मा है।
जो अच्छा करते हैं उन्हें अच्छा ही मिलता है, जबकि जो बुरा करते हैं उन्हें पनिशमेंट झेलना पड़ता है। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया कि उसने जानबूझकर कभी बुरे डीड्स नहीं किए, ये सब डेस्टिनी की मजबूरी थी। लाइफ की धाराएं उसे एक विपत्ति से दूसरी ओर ढकेल रही थीं। उसके शब्दों में डिस्पेयर झलक रहा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए और इस सबसे छुटकारा पा लेना चाहिए। बिस्को ने एक गर्म मेटल का टुकड़ा उठाया और उसके माथे पर दबा दिया, मानो उसकी विल पावर की परीक्षा ले रहा हो। वो तुरंत चीख पड़ी और गुस्से से कांप उठी, लेकिन इसी प्रतिक्रिया ने साबित किया कि वो वास्तव में मरना नहीं चाहती थी। कुछ हद तक संभलने के बाद तीनों ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन बिस्को को एक्स्ट्रा साथी पसंद नहीं आया। वो और पिंक हेयर्ड गर्ल लगातार झगड़ते रहते। उनकी बहस से जायंट क्रैब भी इरिटेट हो गया और उसने वार्निंग देने के लिए अपने पंजों से दोनों को जमीन पर पटक दिया। आखिरकार ग्रुप एक व्यापारी कैंप में रुका, लेकिन अब वहां कोई भी नकली मुद्रा एक्सेप्ट नहीं करता था, जिससे वे कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे। व्यापारी ने सुझाव दिया कि वे तभी डील करेंगे जब वे क्रैब वहीं छोड़ दें, जिसे बिस्को ने तुरंत मना कर दिया। इस दुविधा में पिंक हेयर्ड गर्ल ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई। अपने स्त्रीत्व का इस्तेमाल करते हुए उसने नेगोशिएशन में ये बात रखी कि कुछ कैंड फूड ही जरूरी खाने पीने की चीजों के बदले काफी होंगे। आगे बढ़ते हुए ग्रुप एक डेजर्टेड रेलवे स्टेशन पहुंचा, जिसका एंट्रेंस बर्फ से ढका हुआ था। इस बार जायंट क्रैब ने अपनी स्ट्रेंथ से मोटी बर्फ की परत तोड़ी और नीचे रास्ता बना दिया। जगह बिल्कुल डार्क थी, लेकिन बिस्को द्वारा ग्लोइंग फंगाई फैलाने की वजह से नीली बैंगनी मिस्टीरियस लाइट हर जगह फैल गई। माइलो को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उन्हें कुछ पुराने इंजन्स मिले। भाग्यवश अभी भी एक काम कर रहा था, लेकिन कंट्रोल पैनल में येन कॉइन्स डालने पड़ते थे, जो अब बहुत पुरानी करेंसी थी। पिंक हेयर्ड गर्ल ने फिर से अपनी मैकेनिकल स्किल्स दिखाई। उसने मशीन का ढक्कन खोला और जटिल वायर्स को फिर से जोड़ दिया। जब माइलो और बिस्को आश्चर्य से देखते रहे तो उसने बताया कि पास्ट में उसे एक स्लेव के रूप में पकड़ लिया गया था और फैक्ट्री में काम करने पर मजबूर किया गया था, जहां कई लोग रस्ट से पीड़ित थे। उसी दौरान वो मशीन्स में एक्सपर्ट हो गई और वहां से भाग निकली। जब वो रिपेयर में व्यस्त थी, माइलो और बिस्को आग के पास बैठकर गर्म खाना खा रहे थे। माइलो ने कहा कि उसे बिस्को के साथ यात्रा करके खुशी मिलती है, वो नई चीजें सीख रहा है और लोगों को बचाने के लिए मेडिसिन ढूंढने की प्रेरणा मिलती है। उसने बिस्को से उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछा। बिस्को ने बताया कि हालांकि वो उसके बायोलॉजिकल दादा नहीं थे, लेकिन वही उसका एकमात्र फैमिली और मेंटर थे जिन्होंने उसे आर्चरी से लेकर सर्वाइवल तक सब कुछ सिखाया। उन कठोर लेसन्स ने उसे कई बार लाइफ और डेथ के बीच धकेल दिया था, लेकिन इसी बॉन्ड की वजह से बिस्को उन्हें हर कीमत पर बचाना चाहता था। कहानी सुनकर माइलो चिप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा कि यही लव और अटैचमेंट है जो इंसान को इतना करेजियस बनाता है। पिंक हेड गर्ल ने सब सुना। उसका चेहरा लाल हो गया। वो शर्मिंदा और उलझन में थी, फिर भी हल्का मुस्कुराई। आखिरकार उसने इंजन ठीक कर दिया। जैसे ही माइलो और बिस्को ट्रेन में चढ़ने वाले थे, पिंक हेड गर्ल हेजिटेट कर रही थी और डेंजर से डर कर उनके साथ ना जाने का फैसला किया। उन्होंने उस पर जोर नहीं डाला, बस उसका नाम पूछा। पहले वो सतर्क रही, फिर माइलो के प्रॉमिस पर उसने धीरे से कहा कि उसका नाम टायरॉल है। माइलो मुस्कुराया और उसके ब्यूटीफुल नेम की तारीफ की, जिससे वो भावुक हो गई। जैसे ही ट्रेन चली, माइलो ने वादा किया कि वे फिर मिलेंगे और अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। टायरॉल उन्हें दोस्त जैसा व्यवहार करने के लिए थैंक्स कहना चाहती थी, लेकिन वो शर्मीली थी और उसने अपने तक ही रखा। हालांकि ये पीस ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक जायंट ऑक्टोपसेस का झुंड आया और ट्रेन पर भयंकर हमला किया। बिस्को तुरंत बैटल में कूद पड़ा और माइलो पर भरोसा किया कि वो हेल्प करेगा। शुरू में माइलो थोड़ा क्लमजी था, लेकिन दोनों ने मिलकर छोटे ऑक्टोपसेस को हरा दिया। तभी एक मैसिव ऑक्टोपस प्रकट हुआ, जिसने अपने टेंटिकल्स फैलाकर बिस्को को कसकर जकड़ लिया। माइलो ने क्रैब को इंजन अपने मुंह में डालने का आदेश दिया, लेकिन निशाना लगाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। बिस्को उसके साथ खड़ा हुआ, कंधे से कंधा मिलाकर बो स्ट्रिंग खींची। दोनों ने साथ मिलकर निशाना साधा और तीर इंजन से टकराया और एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। मॉन्स्टर वहीं खत्म हो गया। खतरे से बचकर ट्रेन लक्ष्य वैली की ओर बढ़ी। यही वो जगह थी जहां फंगस प्रोटेक्टर्स ने कदम रखा था और जहां उनका डिजायर्ड फंगस मौजूद था। नीचे का दृश्य ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल था। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल बर्ड एक ऑक्टोपस को लेकर आकाश में उड़ रहा है, लेकिन उसी पल एक जायंट स्नेक निकला और दोनों को निगल लिया। बिस्को ने तुरंत पहचान लिया कि ये रस्ट ईटिंग फंगस ले जाने वाली स्नेक स्पीशीज है और वो रास्ते से झूला लेकर उस पर हमला करने चला गया, लेकिन उसके सारे वार बेअसर रहे। इसी टेंस माहौल में माइलो की बहन पाउ अचानक कहीं से प्रकट हुई। उसकी आंखों में रेज साफ झलक रहा था और उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, अपने भाई को वापस पाना। उसने बिस्को से डिमांड की कि वो उसके भाई को लौटा दे, लेकिन बिस्को ने काम होकर जवाब दिया कि माइलो अपने विल से उसके साथ आया है। वो अपनी बहन को अपनी स्ट्रेंथ से बचाना चाहता था और उसे फोर्स नहीं किया जा रहा था। माइलो ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन पाउ अभी भी फ्यूरियस थी और सुनने को तैयार नहीं थी। बिस्को ने अपनी शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर के चलते जानबूझकर पाउ को प्रोवोक किया, जिससे वो और भी रेज में आ गई। माहौल और भी अनकंफर्टेबल और टेंस हो गया।
तभी अचानक जायंट स्नेक आगे की ओर झपटा। इस बार टारगेट वे ही थे। पाओ ने जल्दी से बाइक पीछे की ओर मोड़ी, लेकिन अचानक हुए पावरफुल अटैक में वो स्नेक की ग्रिप में कसकर लिपट गई और घसीटती हुई दूर खींची जाने लगी। माइलो पैनिक में आ गया। उसने जल्दी से क्रैब पर सवार होकर चेस शुरू की और जोर जोर से अपनी बहन को पुकारा। रिस्की टीम वर्क से माइलो ने क्रैब को सीधे स्नेक पर अटैक करने का निर्देश दिया। उसकी पकड़ ढीली हुई और पाओ छूट गई। बिस्को ने तुरंत उसे पकड़ लिया और डेंजर से बाहर खींच लाया, लेकिन तभी स्नेक ने क्रैब के क्लॉ को कसकर पकड़ लिया। बिस्को तनाव में था, लगातार बो स्ट्रिंग खींच रहा था और एरोज दाग रहा था, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। तभी माइलो चिल्लाया और कहा कि वो उस पर ट्रस्ट करे। उसने धनुष की डोरी कसी, ध्यान से निशाना साधा और तीर छोड़ा। एरो एक फ्रेजाइल पॉइंट पर लगा और क्रैब का पंजा कट गया। क्रैब आजाद हो गया, लेकिन अब माइलो स्नेक के मुंह के ठीक सामने था। लाइफ एंड डेथ के उस पल में बिस्को और पाओ ने दोनों ने मिलकर काम किया। वो अपनी बाइक पर सीधे आगे बढ़ी, जबकि बिस्को ने माइलो को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। तीनों नीचे गिरे और मॉन्स्टर के मुंह में समा गए। स्नेक के शरीर के अंदर माइलो और बिस्को ने फंगस का ढेर उसके मुंह में भर दिया। जैसे ही फंगस ब्लास्ट हुई, बिस्को ने पाओ के वेपन से स्नेक की स्कल को अंदर से भेद दिया। तीनों ने एक डिसाइजम जंप लगाई और पसीने से तरबतर जमीन पर सुरक्षित गिरे। उनकी आंखों में अभी भी डिटर्मिनेशन चमक रही थी। अपनी बहन से मिलकर माइलो आखिरकार उसे सब समझा पाया कि वो मजबूरी में नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए बिस्को के साथ गया था। उन्होंने स्नेक की लाश को देखा और उसके शरीर पर अजीब फंगस उगता हुआ पाया। माइलो को यकीन था कि यही रस्ट ईटिंग फंगस है जिसकी उन्हें तलाश थी। बिस्को ने एक मशरूम तोड़ा और टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो आम मशरूम जैसा ही था। उसे शक हुआ कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं है। डिफीट मानने को तैयार ना होते हुए बिस्को ने एक और स्नेक ढूंढने का फैसला किया। माइलो चाहता था कि पहले उसका इलाज हो, लेकिन बिस्को ने उसकी बात इग्नोर कर दी, यहाँ तक कि उसे पुश करके दूर कर दिया। तभी माइलो को कुछ अनयूजुअल दिखा। उसने देखा कि जैसे ही बिस्को का ब्लड मशरूम पर गिरा, फंगस ने अजीब रिएक्शन दिया। ये देखकर बिस्को ने आखिरकार माइलो को उसके वुंड पर बैंडेज करने दिया। माइलो ने उत्सुकता से उसका ब्लड ग्रुप पूछा, लेकिन उससे ब्लड ग्रुप क्या होता है ये भी नहीं पता था। माइलो को याद आया कि उसके दादाजी भी यही कहते थे। उसे सस्पिशन हुआ कि ये फंगस प्रोटेक्टर्स के खून में कोई खास एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से ये रस्ट ईटिंग फंगस काम करते हैं। आइडिया आते ही माइलो ने झिझकते हुए कहा कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए बिस्को से थोड़ा ब्लड चाहता है। ये कॉन्वर्सेशन देखकर पाओ का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। उसने चुपचाप बिस्को को ऑब्जर्व किया। युवक शर्मिंदा होकर मुंह फेर गया। पाओ ने माहौल से बचने के लिए बाहर जाकर अपनी बाइक ठीक करनी शुरू कर दी, लेकिन तभी ऊपर से मेटालिक वायर्स गिरे जो स्नेक के शव से चिपके थे। ऊपर देखते ही पाओ हैरान रह गई। किरिकावा काफी देर से उनका पीछा कर रहा था। उसने छिपने की कोशिश भी नहीं की और साफ कहा कि उसने उनके ग्रुप का इस्तेमाल रस्ट ईटिंग फंगस ढूंढने के लिए किया है। उसका इरादा इसे पकड़कर गवर्नमेंट को ऊंची कीमत पर बेचना था। बिस्को ने तुरंत धनुष निकाला और एरोज उस बलून पर दागे जहां किरिकावा खड़ा था, लेकिन सारे एरोज बेअसर रहे क्योंकि बलून एंटी फंगल मेम्ब्रेन से ढका हुआ था। उसके हेंचमैन ने बिस्को का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन बिस्को ने परवाह नहीं की और सीधे कंट्रोल रूम के ग्लास पर निशाना साधने के लिए छलांग लगा दी। तभी किरिकावा ने रिटेलिएट किया और एक रस्टेड बुलेट सीधे बिस्को के पेट पे दाग दी। बिस्को गिर पड़ा, खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डिटर्मिनेशन चमक रहा था। अपनी मिशन पूरी होते ही किरिकावा ने पीछे हटने का आदेश दे दिया। अगली सुबह माहौल शांत हो गया। पाओ को एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसने ट्रस्ट करके माइलो को बिस्को के हवाले कर दिया और अकेली लौट गई। जाते जाते माइलो ने अपनी बहन को 2 डोजेस दी, एक शहर ले जाने के लिए और एक बिस्को के दादाजी के लिए। लेकिन उसने बिस्को के लिए भी अपना हिस्सा छोड़ दिया क्योंकि उसका वुंड बहुत गहरा था। इलाज के बिना इन्फेक्शन फैल सकता था। बिस्को ने पहली बार उसे सॉफ्टली उसके नाम से पुकारा। पाओ मुस्कुराई और उसका चेहरा शर्मा गया। लेकिन जब पाओ अपनी कैंप लौटी तो शॉक हो गई कि उसके सारे सोल्जर्स पहले से ही कंट्रोल में थे। वो तुरंत ट्रैप में फंस गई और किरिकावा ने उसे पकड़ लिया। उसने बिस्को के दादाजी को भी हॉस्टेज बना लिया। इस बीच माइलो और बिस्को एक फुली इक्विप्ड कैबिन में आराम कर रहे थे। जो बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा है और लाइक नहीं कर रहा, उसे मैं साइड कैरेक्टर कैटेगरी में डाल दूंगा। हीरो बनना है तो लाइक करो। चलो अब स्टोरी पर वापस आते हैं। आराम करने के बजाय बिस्को क्रैब के साथ खेलने में बिजी था। अपने वूंड को इग्नोर कर रहा था, यहाँ तक कि सारे काम माइलो पर डाल रहा था। माइलो इरिटेटेड और परेशान था। खाना बनाते हुए गुस्से में बड़बड़ा रहा था। तभी टीवी पर किरिकावा की न्यूज सुनकर माइलो का चेहरा पेल पड़ गया। जब बिस्को वापस आया तो माइलो काम दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी एंजाइटी छुपा नहीं पा रही थी। बिस्को को कुछ ऑड सा लगा।
उसने माइलो के बनाए खाने को टेस्ट किया और तुरंत पता चल गया कि उसमें स्लीपिंग ड्रग मिला है। उसे शक हुआ कि माइलो उससे कुछ छिपा रहा है और फिर अंदाजा लगाया कि पाऊ खतरे में है। बिस्को ने क्लेम किया कि उसे पता है पाऊ कहां कैद है और वो उसे तुरंत रेस्क्यू करेगा, लेकिन माइलो ने रोक दिया, ये कहते हुए कि उसकी गंभीर कंडीशन में ये सुसाइड मिशन होगा। बिस्को ने उसकी बात इग्नोर कर दी और दोनों में हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। माइलो ने उसे रोकने के लिए बो उठा लिया, उसका गला भर आया और उसने कहा कि वो बिस्को को सिर्फ इसलिए खतरे में नहीं डाल सकता क्योंकि वे डीप फ्रेंड्स हैं। सारी जिम्मेदारी एक ही कंधे पर नहीं डाली जा सकती। आखिरकार माइलो ने चुपचाप अपना प्रिपेयर्ड डेटा और लीथल ड्रग निकाला। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था अपने दोस्त के साथ हर चैलेंज फेस करने का, लेकिन बिस्को ने उसे तुरंत गिरा दिया। उसे लगा कि वो ज्यादा हार्श हो गया। आखिर माइलो उसका साथी था। इस डिस्ट्रैक्शन के पल में माइलो ने उसे इंजेक्शन दे दिया और बिस्को डीप स्लीप में चला गया। अपने दोस्त को केयरफुली बिस्तर पर लिटाकर और कंबल उड़ाकर माइलो अकेला निकल पड़ा। वो पाऊ और जाबी दोनों को बचाने के लिए दृढ़ था। दूसरी ओर किरिकावा एक लैविश चैम्बर में शराब पीते हुए अपने हेंचमैन के साथ कार्ड्स खेल रहा था। हल्की पीली रोशनी और उसकी मॉकिंग हंसी ने माहौल को और सिनिस्टर बना दिया था। अचानक डार्क कॉर्नर से माइलो प्रकट हुआ। वो पहले से ही खिंचा हुआ, उसकी आंखों में रेज और हेट्रेड जल रही थी। वो अभी भी उस क्रूअल्टी को याद कर रहा था जब किरिकावा ने कल उसकी बहन पर अत्याचार की वीडियो फुल HD में टीवी पर ब्रॉडकास्ट की थी, अनसेंसर्ड, और धमकी दी थी कि अगर माइलो ने रस्ट ईटिंग फंगस का सीक्रेट ना बताया तो उसकी बहन और जाबी दोनों की जान जाएगी। माइलो ने टीथ भींचकर कहा कि पहले उसकी बहन को छोड़ो, फिर किसी डील की बात करो। किरिकावा ने कोल्ड स्माइल के साथ मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैं पहले उसे छोड़ दूं और तुम भाग गए तो? मजबूरन माइलो ने फेक एक्ट शुरू किया। उसने टेस्ट ट्यूब्स और दवा की शीशियां निकाली और फॉर्मूला बनाने का ड्रामा किया। किरिकावा की आंखें ग्रीड से चमक उठी। अनलिमिटेड पावर के ख्याल से वो ऑलमोस्ट पागल हो गया था, लेकिन माइलो की हर मूव एक ट्रैप थी। अचानक टेस्ट ट्यूब से डेंस लाल स्मोक फैल गया। उस पैरालिसिस स्मोक ने किरिकावा के स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड को पलक झपकते गिरा दिया। माइलो ने लाइटनिंग स्पीड से एरोस चलाए, हर निशाना एक्यूरेट। सारे सोल्जर्स ढेर हो गए। इसके बाद उसने किरिकावा पर डायरेक्ट हमला किया, चाकू से कई बार किए। ये उसकी बहन के लिए रिवेंज था। एक पल को माइलो को लगा कि वो जीत गया, लेकिन किरिकावा कनिंग था। उसने अचानक माइलो पर काउंटर अटैक किया। एक पॉइजन एरो उसके शरीर में प्रवेश कर गया। माइलो ने डिसबिलीफ में नीचे देखा। उसका खून बह रहा था और वेनम उसकी नसों में फैल रहा था। कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। किरिकावा ने क्रूअल हंसी हंसी और शॉकिंग ट्रूथ रिवील किया कि वो कभी फंगस प्रोटेक्टर था। उसे पता था कि ये फंगल सीक्रेट्स कैसे काम करते हैं। उसने कहा कि रस्ट ईटिंग फंगस के फॉर्मूला से वो सुप्रीम पावर हासिल करेगा और दूसरों से कहीं आगे निकल जाएगा। उसने माइलो को मजबूर किया कि वो सीक्रेट बता दे, वरना उसे भी पपेट बना देगा। माइलो ने टीथ भींचकर रिफ्यूज कर दिया। किरिकावा फ्यूरियस हो गया और एक और एरो चलाने लगा। तभी दूर से बिस्को प्रकट हुआ। जाबी भी चालाकी से अपना हिस्सा निभा रहा था। उसने कैप्टिविटी में रहते हुए रैट का यूज करके लॉक तोड़ा और बाहर निकल आया। किरिकावा रेज में लाल हो गया। उसने मॉकिंग टोन में बिस्को पर क्रॉसबो तान दिया। बिस्को ने प्रोवोक किया और किरिकावा को सच्चाई उगलवा दी कि वही मास्टरमाइंड था जिसने फंगस प्रोटेक्टर्स पर यह अफवाह फैलाई कि वे रस्ट फैलाते हैं। किरिकावा ट्रिगर दबाने ही वाला था कि बिस्को की गोली ने उसका हाथ चकनाचूर कर दिया, लेकिन माइलो वेनम के असर से खुद पर कंट्रोल खो बैठा। उसने गलती से जवाबी एरो चला दिया जो बिस्को को घायल कर गया। किरिकावा ने इस चांस का फायदा उठाया और माइलो को मजबूर किया, या तो फंगस का सीक्रेट बताओ या अपने साथी को मार दो। इस क्रिटिकल मोमेंट में माइलो को आखिर सीक्रेट रिवील करना पड़ा, लेकिन किरिकावा धोखेबाज निकला। जैसे ही उसे ट्रूथ मिला, उसने माइलो से कहा कि अब वो खुद बिस्को को मार दे। एक डेडली एरो उड़ा, लेकिन उसी क्षण बिस्को ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे अपने मुंह से पकड़कर और वापस कर दिया। एरो सीधा किरिकावा की आंख में धंस गया। उसकी चीख गूंज उठी। फौरन उसके शरीर पर मशरूम्स उगाए। फंगस तेजी से फैल गई। वो रेज में छटपटाने लगा और दीवारों से सिर पटकने लगा। तभी सच सामने आया। ये सब बिस्को के गुरु जाबी की हिडन स्ट्रैटेजी थी। उसने परछाइयों से हस्तक्षेप कर सब बदल दिया था। उसने किरिकावा को कंट्रोल करने के लिए फंगस एक्टिवेट कर दिया था, फिर माइलो और बिस्को को जल्दी से बचा लिया। जाने से पहले उसने दोनों को जल्दी से एस्केप करने का निर्देश दिया, जबकि वो सोल्जर्स को रोकने के लिए पीछे रह गया। बिस्को की ऑब्जेक्शंस के बावजूद जाबी ने फर्म डिसीजन लिया, एरोज चलाए और स्पोर्स बोए, जिससे काउंटर अटैक करने वाले सैनिक इंटॉक्सिकेटेड होकर लड़ने में असमर्थ हो गए। बाहर निकलने के बाद माइलो कोलैप्स होने लगा क्योंकि रस्ट पॉइजन उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा था। अपने फ्रेंड को सांस लेने में स्ट्रगल करता देख बिस्को घुटनों के बल बैठ गया। हेल्पलेसनेस और दर्द उसकी चेस्ट को चीर रहे थे।
तभी लॉयल जायंट क्रैब दौड़ा और बचे हुए सैनिकों को स्वीप करते हुए दोनों की रक्षा की। हालांकि माइलो खुद बैडली वुंडेड था, फिर भी उसने बिस्को का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी ट्रेम्बलिंग वॉइस उसे कह रही थी कि उसकी मौत व्यर्थ न जाने दे। दर्द से कराहता बिस्को उसके बगल में गिर पड़ा। माइलो की चेतना धीरे धीरे फेड होने लगी। एक छोटे से ड्रीम में उसने खुद को अपनी सिस्टर, ग्रैंडपा और दोस्तों के साथ एक गर्मजोशी भरे छोटे से सेलिब्रेशन में देखा, लेकिन वो इमेज धीरे धीरे धुंधली होकर मिस्ट में खो गई। अचानक माइलो जाग उठा। उसकी ब्रीदिंग तेज थी, फोरहेड पसीने से भीगा हुआ था। अब उसके पूरे शरीर पे टाइट बैंडेजेस बंधे थे। हर मूवमेंट दर्द देती थी। उसकी आंखों पे मोटी पट्टी थी, जिससे उसे ऐसा फील हो रहा था मानो वो हमेशा के लिए अंधेरे में फंस गया हो। उसे डराने वाला थॉट ये था कि वो हमेशा डार्कनेस में स्ट्रगल करता रहेगा, जैसे कोई शैडोलेस ब्लाइंड मंक। उसके बगल में बिस्को बैठा था, थॉटफुल लेकिन काम टोन में उसे रीअश्योर कर रहा था। उसने बताया कि उसे पावू से एक प्रेशियस मशरूम मिला है और वो उससे दवा बनाने की कोशिश कर रहा है। माइलो ने तुरंत पूछा कि क्या उसने खुद पर इसका एक्सपेरिमेंट किया है। उम्मीद थी कि बिस्को खुद गिनी पिग बनेगा, लेकिन बिस्को ने बस फेंट स्माइल दी और बोला कि वो पहले ही दवाइयों के लिए काउंटलेस बार गिनी पिग बन चुका है। असल में उसने जानबूझकर माइलो की आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि ये ट्रूथ छिपाया जा सके कि रस्ट इन्फेक्शन अभी भी उसके बॉडी में है। माइलो चुप हो गया, गिल्ट महसूस करते हुए कि उसकी जल्दीबाजी और एंगर ने दोनों को इस हालत में डाल दिया। लेकिन बिस्को ने सॉफ्टली कहा कि जरूरी नहीं कि वे हार गए हों, क्योंकि उन्होंने आखिर जाबी और पावू को सफलतापूर्वक सेव किया था। उसने माइलो को दिलासा दिया कि ये आउटकम भी उम्मीद जगाने के लिए काफी है। माइलो फिर भी रेस्टलेस था। उसने आह भरी और अचानक मिस्चीवस टोन में कहा कि बिस्को को उसकी सिस्टर के साथ डेटिंग करनी चाहिए। बिस्को उछल पड़ा, उसका फेस लाल हो गया। उसे याद आया वो मोमेंट जब पावू ने उसके सिर पर आयरन रॉड मारने की कोशिश की थी। उस स्टबर्न औरत के साथ रोमांस की कल्पना ने ही उसके रोंगटे खड़े कर दिए। माइलो जोर से हंसा और धीरे से बोला कि पाबू अंदर से सेंसिटिव है, भले बाहर स्ट्रांग दिखती है। उसे रोमांस का कोई अनुभव नहीं था और वो शहर की सबसे ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक थी। ये सुनकर बिस्को कंफ्यूज हो गया, बस सिर खुजाकर बड़बड़ाया। दोनों हंस पड़े। थका हुआ माइलो धीरे धीरे स्लीप में डूब गया। बिस्को उसे गहरी नींद में देख रहा था और उसके अंदर रिग्रेट की लहरें उठ रही थीं। वो ज़्यादा देर उसके साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो माइलो के लिए बोझ बन चुका है। आखिर उसने पेनफुल डिसीजन लिया कि वे यहीं अलग हो जाएंगे ताकि माइलो सेफ रह सके। इधर दूसरी ओर किरिकावा अब भी अपनी डार्क स्कीम में व्यस्त था। वो जाबी को एक पुराना वेयरहाउस में ले आया था, जहां रस्ट और ऑयल की बदबू फैल रही थी। वहां उसने अपनी पूरी योजना रिवील कर दी। हाल ही में हवा में रस्ट पार्टिकल्स कम हो गए थे और इन्फेक्टेड लोगों की संख्या घट रही थी। इसका मतलब था उसकी पावर कमजोर हो रही थी। इसीलिए उसने एक हॉरिफाइंग प्लान बनाया, आर्टिफिशियली रस्ट फील्ड हवा तैयार करने का। उसका इरादा था कि रस्ट से ढके एक विशालकाय नॉनस्टर को मेल्ट करके रस्ट बुलेट से हवा के स्रोतों को कंटैमिनेट किया जाए। जब वो डस्ट हवा में फैल जाएगी तो पूरी दुनिया फिर से पैंडेमिक में डूब जाएगी। उसने ये भी घोषित किया कि वो घाटी में स्नेक स्पीशीज को खत्म कर देगा ताकि रस्ट ईटिंग फंगाई कभी डेवलप ना हो। उसने जाबी को जिंदा रखा ताकि वो प्रोटेक्टर्स के गांव में लौटकर यंगस्टर्स को ब्लड सैक्रिफाइस के लिए मोटिवेट करे। लेकिन जाबी ने फियर्स रेजिस्टेंस किया, आंखों में स्पार्क थी और उसने किरिकावा की नोज तोड़ने के लिए एक जोरदार पंच मारा। खून बह निकला। गार्ड्स तुरंत उस पर टूट पड़े और उसे ब्रूटल बीटिंग दी। रेज में किरिकावा ने नाइफ निकाला और उसकी फिंगर्स काट कर सबमिशन कराने की कोशिश की, लेकिन जाबी फियरलेस था, कांपा तक नहीं। जैसे ही ब्लेड उसकी स्किन को टच करने वाला था, अचानक एक सोल्जर ने अपना नाइफ घुमाया और उसकी चेन्स काट दी। उस सोल्जर ने पीछे मुड़कर किरिकावा के पैर पर जोरदार स्ट्राइक किया, जिससे उसे इतना डीप वुंड लगा कि उसे अपना मास्क उतारना पड़ा। सब स्टन्ड रह गए। असल में वो सोल्जर डिस्गाइज में बिस्को था। बिस्को ने मौका पाकर किरिकावा को जोरदार ब्लो मारा और गिरा दिया, लेकिन ये कनिंग फॉक्स फिर भी डेथ से बचकर बेसमेंट में भाग गया। जाबी शॉक था जब उसने देखा कि बिस्को भी रस्ट इन्फेक्शन से जूझ रहा है, लेकिन बिस्को काम था। उसने अपने ग्रैंडपा को कहा कि वो किरिकावा की तोप को डिस्ट्रॉय करने का तरीका निकाले, जबकि वो खुद उसे फेस करेगा। फाइनल बैटल से पहले उन्होंने एक दूसरे को टाइटली हग किया, जैसे अंतिम विदाई। किरिकावा ने तुरंत अपने गूंस को सीक्रेट वेपन लाने का आदेश दिया। ये एक इनसेन जायंट था, हाथ में गन लिए बेतहाशा फायरिंग कर रहा था। बिस्को ने उसके पैरों पे 2 एरोस चलाए,
मोल्ड फट गया और दैत्य मैग्मा में गिर गया। बैटल टेंस हो गई। जब बिस्को किरिकावा को एरो से फिनिश करने वाला था तो उसने पाया कि उसका हाथ रस्ट से बुरी तरह डैमेज हो चुका है और अब बो खींच नहीं सकता। किरिकावा ने मॉकिंग लाफ दी, खुद को विजेता समझा, लेकिन बिस्को ने पंच मारते हुए ग्राउल किया कि भागना बेकार है। दोनों की ब्रूटल फाइट शुरू हो गई। कई बुलेट्स लगने के बावजूद बिस्को अनस्टॉपेबल था। उसने हर गार्ड को गिराया और फिर आखिरी माइटी पंच से किरिकावा का चेहरा तोड़ दिया। उसका अपना हाथ खून और रस्ट से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से चमक रही थीं। किरिकावा ने हथियार रिलोड किया और उसे खत्म करने ही वाला था, तभी माइलो प्रकट हुआ। उसने एक शार्प एरो चलाया जिससे किरिकावा का आर्टिफिशियल हाथ गिर पड़ा। बिस्को ने तुरंत मौका लिया, उसकी गर्दन पर काटा और उसे मोल्टन रस्ट में दबा दिया। कुरोकावा की चीखें पूरे चेंबर में गूंज उठीं, फिर अचानक क्रिम्सन मैग्मा के तेज प्रवाह में डूब गईं। बैटल खत्म हो गया। मिलो पास ही खड़ा था, आंसू और बलगम बहते हुए बिस्को को धिकार रहा था कि उसने अकेले ही खुद को रिस्क में क्यों डाला। उसे वो प्रॉमिस याद आया जो उन्होंने पहले किया था, लेकिन बिस्को ने मिलो को अपना भो पकड़ाते हुए कहा कि उसकी स्पिरिट उसमें हमेशा रहेगी, तब भी जब उसका बॉडी रस्ट निगल लेगा। उसने कहा कि डिग्निटी खोने से अच्छा है कि वो खुद अपना अंत चुने। मिलो कांप उठा, उसका हाथ बो स्ट्रिंग कसकर पकड़े हुए था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उस एक्सट्रीम एगनी के पल में उसे अपनी फाइनल विश पूरी करनी पड़ी। एरो हवा को चीरता हुआ सीधा बिस्को के चेस्ट में धंस गया। उसका बॉडी धीरे धीरे मैग्मा में डूब गया, लेकिन उसके लिप्स पर अब भी एक रिलीफ भरी स्माइल थी। मिलो घुटनों के बल गिर पड़ा और डिस्पेयर में रोने लगा। उसका साथी, उसका प्रिय दोस्त हमेशा के लिए चला गया। उसके मुंह से अनजाने में बुदबुदाहट निकली कि उसे बिस्को बहुत पसंद है। इस बीच जैबी और पाबू अब एक विशाल म्यूटेंट चिंपैंजीज के झुंड के सामने थे। उनकी डिस्टॉर्टेड रोड्स फैक्ट्री में गूंज रही थीं, जहां टूटती मेटल और चीखती मशीनों का शोर केओस फैला रहा था। क्रैक्ड जमीन पर उनके हर कदम से टेरर उमड़ रहा था। पीछे कुरोकावा का मैसिव फैक्ट्री बेकाबू हो रहा था। पाइप्स हिल रहे थे, हीट निकल रही थी और लगातार अलार्म्स बज रहे थे। बीच में खड़ी एलिफेंट साइज्ड कैनन चमक रही थी, लीथल एमो दागने को तैयार। जैबी ने इमिनेंट थ्रेट समझ लिया। उसने कहा कि अगर इस कैनन को अभी नहीं रोका गया तो कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा। उसी टेंस मूवमेंट में पाबू ने एक पावरफुल स्ट्राइक किया, जिससे सामने झपटता जायंट एप तुरंत गिर पड़ा। उसने उसके विशाल बॉडी को उठाकर कैनन और फेंका। कोलिजन इतना जबरदस्त था कि मैकेनिकल एलिफेंट हिलकर पलट गया और पूरा फायरिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। 70 ईयर्स के जैबी ने यह देखकर शॉक और एडमिरेशन महसूस किया, लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, पूरी फैक्ट्री और वायलेंट ट्रेमर्स से हिलने लगी। अंदर से लगातार एक्सप्लोजन्स और दरारों से क्रिम्सन फ्लेम्स निकलने लगीं। ये साइन था कि पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन के कगार पर था। पाबू ने सोचना बंद किया और डेस्परेट होकर फायर और डस्ट के बीच बिस्को को ढूंढने दौड़ पड़ी। उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा था, हर कदम पर फ्रिजाइल उम्मीद कि वो अलाइव मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ मिलो ही मिला। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और केओस में ढहती फैक्ट्री से बाहर निकले। बाहर आते ही जैबी ने पूछा कि बिस्को कहाँ है। मिलो ने सिर झुका लिया, ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोला कि अब बिस्को हमेशा उसके दिल में रहेगा। ये शॉर्ट लेकिन भारी स्टेटमेंट जैबी और पावो को सब समझाने के लिए काफी था। दोनों की आंखों में ग्रीफ साफ दिख रही थी। पावो ने मुट्ठी कस ली, उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन आंसू नहीं निकले। जैबी ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, मानो पेन भीतर ही समा लिया हो। एटमॉस्फेयर अचानक इतना भारी हो गया जैसे सारे रंग मिट गए हों और सिर्फ एक कड़वाहट भरा एम्प्टीनेस बचा हो। उस दोपहर जब डस्ट सेटल हुई, आर्मी और रेस्क्यू टीम्स आखिर पहुंचे। उन्होंने रैकेज और स्कैटर्ड कॉप्सेस साफ करने का काम शुरू किया। मिलो चुपचाप काले स्मोक पिलर्स को उठते हुए देख रहा था। उसके अंदर खालीपन और डिटर्मिनेशन दोनों एक साथ उमड़ रहे थे, मानो बिस्को की याद अब उसकी गाइडिंग लाइट बन गई हो। तभी रुइन से एक विशाल आयरन मैन अचानक प्रकट हुआ। उसका टारगेट था क्राइंग चिल्ड्रन वैली, वही जगह जहां रस्ट ईटिंग फंगाई रहते थे। साफ था कि ये आयरन मैन फंगाई का एक्सटर्मिनेशन करना चाहता है। मिलो को फेमिलियर लगा और उसने तुरंत गैस कर लिया कि यह असल में बूढ़ा कुरेकावा ही है। आर्मी ने उस पर हैवी वेपन से काउंटर अटैक किया, लेकिन सब यूजलेस था। आयरन मैन अनस्टॉपेबल था। उसने बस अपनी कोल्ड आइज आर्मी की ओर घुमाई, एक टारगेट चुना और डेडली रस्ट ब्लास्ट छोड़ा। अगले पल पूरी प्लेटून टेरन की चीखों में डूबकर गायब हो गई। बिस्को का क्रैब सैंड में दबा था। मिलो को चिंतित देखकर जैबी ने कहा कि यह क्रैब रस्ट रेजिस्टेंस रखता है, चिंता मत करो। मिलो को रस्ट एंटीडोट का इंजेक्शन लगा था, इसलिए वो आयरन मैन को रोकने के मिशन पर आगे बढ़ गया। जैबी और पाबू पीछे रह गए, लेटर ज्वाइन करने का वादा करते हुए। टायरोल उसी जगह पहुंची जहां पाबू का अबडक्शन हुआ था। वहां उसकी मुलाकात कुछ सिक्योरिटी सोल्जर्स से हुई जो स्पोर्ट्स के कब्जे से अभी एस्केप्ड थे। वे कंफ्यूज्ड थे। तभी अचानक एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतरा आयरन मैन बैटल के लिए सप्लाईज लेने। उन्होंने टायरोल को बताया कि बिस्को मैग्मा में मारा गया। ये सुनकर वो शॉक और ग्रीफ में डूब गई।
आयरन मैन उस रीजन से गुजर चुका था। आर्मी के पास एडवांस्ड वेपन्स थे, लेकिन हर कोशिश बेकार। आयरन मैन लगभग इनविंसिबल था। उसने बस अपनी कोल्ड आइज आर्मी की ओर घुमाई, एक टारगेट चुना और डेडली रस्ट ब्लास्ट छोड़ा। अगले पल पूरी प्लाटून टेरर की चीखों में डूबकर गायब हो गई। आसपास खड़े गार्ड्स भी हेल्प के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वे भी कंफ्यूजन में पड़ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई डिसीजन ले। सब पावू के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। इस हेजिटेशन के कारण माइलो स्टन्ड होकर उस सीन को देखता रहा। उसके दिल में उनकी कावर्डाइज पर गुस्सा उमड़ा, जिन्हें सबकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी। इस बीच आयरन मैन बेफिक्री से मार्च कर रहा था। उसका हर कदम सब कुछ क्रश करता हुआ बैटलफील्ड में केओस भर रहा था। जब वो ट्रेडर्स के उस इलाके से गुजरा जो भागने की कोशिश कर रहे थे, माइलो अचानक जोर से चिल्लाया। उसने कुरेकावा को सीधे नाम से पुकारा। आयरन मैन तुरंत रुक गए और अपना हेड घुमा लिया। स्टील मास्क के छेदों से ब्लड रेड आईज चमक उठी। फिर उसका मेटल आर्म उठा, डेडली लेजर बीम छोड़ने की तैयारी में। उसी पल एक चमकदार रेस सीधे माइलो की ओर बढ़ी। उसने तुरंत रोल करके बचाव किया। एनर्जी स्ट्रीम की हीट उसकी स्किन के पास से गुजरी, जिससे वो बेयरली बच पाया। खुद को कोलैप्स होने से रोकते हुए माइलो ने अपना बो खींच लिया। स्पोर्स से भरे स्पेशल एरोज लगातार छोड़े गए। वर्थलेस बुलेट्स की तरह बेअसर नहीं थे। स्पोर्स आयरन मैन के आर्मर को रस्ट करते रहे। मेटल प्लेट्स अनइवनली करोड़ होने लगे। शूटिंग के साथ माइलो जानबूझकर टॉन्ट्स और मॉकिंग रिमार्क्स करता रहा ताकि मॉन्स्टर फ्यूरियस हो जाए। इससे एलाइज के लिए काउंटर अटैक का प्राइसलेस मौका तैयार हुआ। तभी दूर से थंडरस आवाज गूंजी। जाबी विशाल क्रैब की बैक पर सवार होकर सीन में प्रकट हुआ। उसने जोर से माइलो को ज्वाइन करने का संकेत दिया। दोनों ने लगातार फायर किया और अपनी पूरी ताकत आयरन मैन पर झोंक दी। उनका मिशन साफ था, उसे हराना और गिराना। रस्ट कवर्ड एरोज की बौछार उस मैकेनिकल जायंट पर हो रही थी, फिर भी आयरन मैन अनशेकन खड़ा रहा। उसकी रेज और भी तेज होती गई। अचानक उसने सिर आसमान की ओर उठाया और भयानक रोर छोड़ा। माइलो एक पल के लिए शिवर कर गया। इंस्टिंक्ट ने उसे वार्न किया कि कुछ कैटास्ट्रोफिक होने वाला है। हीरोइक इंट्यूशन सही निकला। रोर के तुरंत बाद एक विशाल एनर्जी बॉम्ब हवा में छोड़ा गया और सीधे उनके ऊपर गिरा। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि पूरा ग्रुप आग के तूफान में घिरकर दूर जा फेंका गया। पावू को समझ नहीं आया कि उसकी टायरोल से इतनी अचानक मुलाकात कैसे हो गई। दोनों ने तुरंत अलायंस बनाने का फैसला किया। वे एक पुरानी लेकिन स्टर्डी रेड कार में बैठे, इंजन रेव किया और उस जगह की ओर बढ़े जहां माइलो लड़ रहा था। रास्ते में एटमॉस्फेयर बेहद टेंस था। टायरोल, जो हमेशा रिसर्च पेपर साथ रखती थी, उसने अचानक कुरेकावा द्वारा बनाए गए मैकेनिकल जायंट का ब्लूप्रिंट निकाला। पावू को लगा जैसे उसे गोल्ड मिल गया हो। उसने ब्लूप्रिंट छीनने की जल्दी की, लेकिन उसकी हेस्ट से कार ने बैलेंस खो दिया और लगभग क्लिफ से गिर गई। टायरोल डिसबिलीफ में की कि ये इंपल्सिव लड़की माइलो जैसे काम व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है। दूसरी ओर माइलो और जाबी उस डेडली ब्लास्ट से बच निकले थे। दोनों जिंदा थे, लेकिन कीमत भारी थी। जाबी का पैर बैडली इंजर्ड था और अब वो तेज मूव नहीं कर सकता था। माइलो ने उसे सावधानी से बिठाया, क्विक फर्स्ट एड किया और ब्लीडिंग रोकने के लिए बैंडेज बांधा। रेस्ट करते हुए जाबी ने समझाना शुरू किया कि रस्ट डिस्ट्रक्शन से कम नहीं, यह हर चीज को इंसानों समेत डिवॉर कर देता है और इसे रोकने वाली केवल रस्ट ईटिंग फंगाई ही है। माइलो ने क्लेंच्ड फिस्ट से सिर हिला दिया। फिर उसने जाबी को नियर बाय ट्रेडर्स के पास छोड़ दिया और वार्निंग दी कि ध्यान रखें। खुद वो अकेला क्रैब पर चढ़ गया। उसे पता था कि कुरेकावा उस सिटी की ओर जा रहा है जहां उसकी बच्चों से जुड़ी मेमोरीज थी। उसी समय टाउन में पहले वाले बच्चे इकट्ठे हो रहे थे। वे होमलैंड की डिफेंस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन बैंडेज हेड वाला बॉय, जो सबसे रियलिस्टिक सोच रखता था, बोला कि रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं, सर्वाइवल के लिए रिट्रीट ही सही है, बाद में वे फिर से बच सकते हैं। इस सजेशन ने ग्रुप को हिला दिया और वे एस्केप पर राजी हो गए। जाते जाते उन्होंने क्रूड ट्रैप्स बिछाए ताकि कुरेकावा की प्रोग्रेस स्लो हो। जब वो पहुंचा और उसे एहसास हुआ, वो फ्यूरियस होकर रोर करने लगा और बच्चों का पीछा करने लगा। डेंजर सेंसिंग करते हुए ओबीडियंट बॉय ने ब्रेव डिसीजन लिया कि वो अकेला मॉन्स्टर को रोकने खड़ा होगा, लेकिन लीथल लेजर बीम उसे स्ट्राइक करने ही वाली थी कि अचानक क्रिम्सन स्पोर्स का बादल उसके सामने फट गया। वो माइलो था। वो लाइटनिंग स्पीड से आया, लगातार एरोस छोड़ रहा था। स्पोर्स आर्मर में धंसते जा रहे थे और रेड स्मोक फैल रहा था। माइलो अजाइल था क्योंकि क्रैब उसे हर बार स्प्रिंग बोर्ड की तरह सपोर्ट कर रहा था। जैसे ही माइलो नीचे जंप करता, क्रैब उसे पकड़कर फिर लॉन्च करता। इस सिनर्जी ने उसकी मोबिलिटी और काउंटर अटैक्स को अनस्टॉपेबल बना दिया। जैसे ही बैटल और इंटेंस हुई, पावू और सिक्योरिटी ट्रूप्स वहां पहुंच गए। वे टायरोल की कार से लिफ्ट लेकर आए थे। टायरोल ने माइलो को जिंदा देखकर रिलीफ की सांस ली और उसके पास दौड़ने लगी, लेकिन माइलो ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब उन्हें सब कुछ छोड़कर केवल वॉर पर फोकस करना था। माइलो अभी भी सीधे आगे बढ़ने पर अड़ा था। कुरोकावा को रोकने के लिए दृढ़ था। ग्रुप को सारी हेजिटेशन छोड़कर एक साथ दौड़कर सीधे ओल्ड सिटी की ओर बढ़ना था। वहां लड़कियां और ब्रॉथल की मालकिन भी थीं जो डेथ से लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। एक टेरिफाइंग न्यूज आई। आयरन मैन फिर से प्रकट हो गया। रास्ते में उसने अपने पीछे लगे विशाल प्रोपेलर एक्टिवेट कर दिए, जिससे रस्ट फिल्ड हवा के बेहद तेज गस्ट्स निकले। इस हवा के जोर से फाइटर प्लेन सूखे पत्तों की तरह गिर पड़े, यहाँ तक कि हैवी टैंक्स भी पलट गए और स्क्रैप बन गए।
पूरा बैटलफील्ड अस्त व्यस्त हो गया, रस्ट हर जगह फैल गई और सभी ह्यूमन वेपन्स यूजलेस हो गई। लेकिन लकी इनफ क्रैब की वजह से माइलो का ग्रुप अब भी जिंदा बचा। जब लीथल हवा बह रही थी, क्रैब ने अपने गोलमटोल शरीर को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए ग्रुप को सैंड में दबा दिया। कुरोकावा के जाने के बाद ही खुदाई शुरू हुई और सब वापस सरफेस पर लौटे। रेस्ट का समय ना होने पर माइलो ने तुरंत अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए और भी फॉरबिडन ड्रग का इंजेक्शन लगाया। उसने अपनी सिस्टर को जाबी और बाकी लोगों के हवाले किया और उन्हें उसे सुरक्षित रखने का ऑर्डर दिया। जहाँ तक उसकी बात थी, वो फिर से क्रैब की पीठ पर चढ़ गया, बो स्ट्रिंग कस ली और कुरोकावा का अंतिम सांस तक पीछा करने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच कुरोकावा ने आयरन मैन को सीधे सिटी वॉल की ओर एडवांस करने का कमांड दिया। आर्मी की कैनन्स लगातार फायर कर रही थी, लेकिन सब बेकार गया। आर्मर पर सिर्फ हल्के बर्न मार्क्स ही रह गए। जैसे ही वो विनाशकारी स्ट्राइक करने ही वाला था, माइलो अचानक प्रकट हुआ और एक एरो चलाकर उसे रोक दिया। ये पूरा दृश्य सिटी के लोग लाइव टेलीविजन पर देख रहे थे। उन्हें विश्वास होने लगा कि माइलो इस दुनिया का सेवियर बनेगा। माइलो और क्रैब अटैक के लिए दौड़े। क्रैब ने अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल किया, एक बर्ड जैसी ऊंची जंप लगाई, जिससे माइलो ऊपर से लगातार एरोज बरसा रहा था। रेड स्मोक का बादल घना उठ रहा था, लेकिन आयरन मैन का एक ही पावरफुल ब्लो क्रैब को पलटने के लिए काफी था। माइलो सिर के बल गिरा, विजन धुंधला होने लगा और वो धीरे धीरे बेहोश होता गया। लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसे हारने नहीं दिया। उसका शरीर अब भी रिफ्लेक्स पर काम कर रहा था। माइलो अचानक उठा और फंगस को स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर आयरन मैन की पीठ पर कूद गया। उसने नाइफ निकाला और बार बार उसके सॉलिड स्टील आर्मर में घोंपा। आखिरकार कुछ लूजन होकर बाहर निकला। आयरन मैन तुरंत पलटा और एक ही झटके में माइलो को वॉल पर फेंक दिया। एक नॉर्मल इंसान तो बहुत पहले एंसेस्टर्स से मिलने चला गया होता। माइलो की बहन हैरान रह गई, अपने भाई के लिए पैनिक में। अचानक जहां माइलो ने अभी मशीन मैन को स्ट्राइक किया था, वहीं से बिस्को का हाथ बाहर निकला। वो रिबॉर्न होकर वापस आ गया था। ये अनरियलिस्टिक लगा, लेकिन चूंकि ये एनिमे की दुनिया थी, उन्हें इसे मानना ही पड़ा। बिस्को मशीन मैन से कूदकर माइलो की ओर आया। उसने जोर से घोषणा की कि वो वापस आ गया है। जब वो एंसेस्टर्स से मिलने वाला था, बिस्को ने माइलो की पुकार सुनी। उसने उसका हाथ थामा और उसे उस साथी से मिलाया जो उसके अनुसार हमेशा उसका क्लोजेस्ट था। माइलो की आंखें नम हो गई, वो सीने से लिपट गया। उस पल बिस्को को एहसास हुआ कि उसका रस्ट ईटन आर्म अब पूरी तरह रिकवर होकर पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उनका रियूनियन भावुक हो रहा था। तभी ओल्ड कुरोकावा ने अचानक रेज में हमला किया और एक और जोरदार पंच मारा। बिस्को ने माइलो को डॉज कर दूर ले गया। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। उसने हाथ लहराया और तुरंत फंगल स्पोर्स उगाए, तेजी से फैलते और पूरे रूप में। इस टेक्निक से बिस्को ने गोदो जैसे मास्टर की तरह कुरोकावा के अपर बॉडी को आधा काट डाला। रिबर्थ के बाद उसके भीतर नई शक्ति का संचार था। लेकिन फाइनल बॉस अभी भी खत्म नहीं हुआ। कुरोकावा का बॉडी काम करता रहा। उसने अपने सभी कंपोनेंट्स फाड़ दिए, केवल मास्क बचा। माइलो ने तुरंत डिसीजन लिया। वो और बिस्को अब उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार थे। जाबी ने माइलो के कंधे पर हाथ रखा और सपोर्ट का इशारा किया। उसने उन्हें बोझ दिया और इंस्पायर किया कि इस अंतिम वॉर में अपना सब कुछ लगा दें। उस स्पिरिचुअल बूस्ट को पाकर माइलो और बिस्को एक साथ आगे बढ़े। माइलो को अचानक याद आया, बरसों पहले फंगस स्पोर्स एक विशालकाय सांप के खून में घुल गए थे और बिस्को के ब्लड स्ट्रीम में मिलकर वे ट्रांसफॉर्म होकर अल्टीमेट रस्ट ईटर बन गए थे। ये वही खास फंगी था जिसमें रस्ट को खत्म करने की रेयर एबिलिटी थी। माइलो इसे पूरी तरह नहीं समझता था, लेकिन उसे यकीन था कि यही उनका डेस्टिनी वाला चांस है। बिस्को ने कामली कहा, पहले फाइट करो, बाद में समझना। जैसे ही सब प्रिपेयर हो रहे थे, कुरोकावा का बॉडी अचानक स्वेल होने लगा। आयरन शेल्स क्रैक और ग्राइंड करने लगे। टायरॉल पैनिक में दौड़ा और चिल्लाया, रुको, अटैक मत करो, आयरन मैन फैल रहा है और किसी भी पल एक्सप्लोड कर सकता है। बस एक गलत वार और पूरा एरिया डिस्ट्रक्शन में बदल जाएगा। वार्निंग सुनकर सब फ्रीज हो गए। किसी ने रेकलेस मूव की हिम्मत नहीं की। बिस्को ने तुरंत फंगल वॉल खड़ी कर दी ताकि रस्टेड हवा को रोका जा सके और सेफ डिस्टेंस बनाया जा सके। सभी ने टायरॉल से प्लीड किया कि कोई सोल्यूशन निकाले। टाइम तेजी से निकल रहा था। टायरॉल के हाथ कांपते हुए ओल्ड ब्लूप्रिंट पलट रहे थे। एक टेंस साइलेंस के बाद उसने आखिरकार कहा, आयरन मैन के सिर के अंदर हिडन कंट्रोलर ही सब कुछ रोक सकता है। अगर उसे नष्ट किया जाए तो एक्सप्लोजन प्रोसेस रुक जाएगी। ये सुनकर बिस्को तुरंत आगे बढ़ने ही वाला था कि माइलो ने उसे रोक दिया। उसने साफ कहा कि बिना सही टारगेट का पता लगाए वे रैंडमली एरोज नहीं चला सकते। एक भी गलत स्ट्राइक पूरे बॉडी को एक्सप्लोड कर सकता था। जब सब हेजिटेशन में थे, पाऊ ने जोर से दहाड़कर आगे आने की पेशकश की, लेकिन जाबी ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा कि वो और बिस्को इस डेंजरस काम को संभालेंगे। पाऊ ने विरोध में सिर हिलाया। अगर जाबी का क्रैब क्लॉ बहुत जोर से वार करता तो शॉक वेव्स पूरे कुरोकावा को डिस्टेबलाइज कर तुरंत ब्लास्ट कर सकती थी। पावो ने सिर ऊंचा किया और साहस से कहा कि उसने स्ट्रेंथ बेस्ड मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ली है और वो बिना बॉडी को नुकसान पहुंचाए आर्मर पियर्सिंग स्ट्राइक कर सकती है। वो खुद उसका मास्क तोड़ देगी। ये सुनकर बिस्को हंसा और मजाक में बोला कि वो पहले भी उससे बैडली पिट चुका है, इसलिए मानना पड़ेगा कि वो स्ट्रांग है। बिस्को ने पाऊ को शार्प नजर से देखा,
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, पाऊ ने डीप वॉइस में कहा कि वो सार्केस्टिक कमेंट्स बंद करे क्योंकि रिस्क उसके सामने है। उसकी तीखी जबान के बावजूद बिस्को ने इस बार ईमानदारी से सिर हिलाया। अगर पाऊ कर सकती थी तो उसे जो भी चाहिए मिलना चाहिए। अचानक पाऊ ने ब्लश करते हुए उसके गाल पर एक किस दे दिया। बिस्को स्टन रह गया, इसे अग्रिम पेमेंट समझकर, जबकि माइलो हंसी से फटफड़ा और मजाक में बोला कि उसकी फ्यूचर वाइफ तो बहुत अच्छी होगी। टायरोल ने डेंजर टालने के बहाने पीछे हटने का नाटक किया। आखिर में बिस्को और सोल्जर्स ने पाऊ को सीधा फ्रंट पर लॉन्च कर दिया। वो लीथल रस्ट करंट्स के बीच से फुर्ती से बचते हुए सीधे कुरोकावा की मास्क पर पहुंची और जोरदार प्रहार किया। एक लाउड क्रैक गूंजा, मास्क की परत चकनाचूर हो गई, लेकिन तुरंत बाद एक भारी काउंटर अटैक ने पाऊ को गिरा दिया। हालांकि फंगी से बनी क्विक वॉल ने उसे बचा लिया। मास्क हटते ही असली कुरोकावा का रूप सामने आया। उसने तुरंत पाऊ की और डेडली एनर्जी बीम छोड़ी, लेकिन माइलो ने लाइटनिंग स्पीड से फंगल शील्ड खड़ी कर दी। उसी समय बिस्को ने बो खींचा, लेकिन हर एरो का जवाब कुरोकावा ने अपनी बीम से दिया। बिस्को ने ऊंची छलांग लगाई और फाइनल स्ट्राइक की तैयारी की। तभी अचानक एक ब्लाइंडिंग रे उसकी आंख से टकराई। विजन धुंधला हो गया और वो लगभग अंधा हो गया। लाइफ और डेथ मोमेंट में माइलो दौड़ा और बो स्ट्रिंग मजबूती से पकड़ते हुए बोला, ट्रस्ट मी। अपने साथी पर भरोसा रखते हुए बिस्को ने एरो छोड़ दिया। बीम सीधे कुरोकावा के सिर से गुजरी और फंगल एनर्जी एक्टिवेट हो गए। अनगिनत माइसीलियम थ्रेड्स फूट पड़े, पूरे आयरन मैन बॉडी को जकड़ लिया और आखिरकार मैसिव एक्सप्लोजन में सब कुछ खत्म कर दिया। देश भर में रस्ट स्पॉट्स फंगी ने खा लिए, पूरा इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। अब इतनी फंगी से सभी इन्फेक्टेड लोगों का ट्रीटमेंट पॉसिबल था। पावू के चेहरे के स्कार्स पूरी तरह गायब हो गए। जाबी ने राहत की सांस ली, खुश था कि बिस्को जिंदा है, बस बेहोश पड़ा है। वॉर के बाद माइलो बिस्को के पास बैठा और सॉफ्टली वादा करवाया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। बिस्को चुप रहा, लेकिन उसकी फर्म आइज में कमिटमेंट साफ थी। थोड़े समय में हर जगह लोगों को फ्री वैक्सीन मिले और रस्ट डिजीज का अंत हो गया। पावू ऑफिशियली नई कमेटी की लीडर बनी और फंगस प्रोटेक्टर्स की रक्षा में खड़ी हो गए। जहां तक बिस्को और माइलो का सवाल है, वे डिस्गाइजेस में चेक पॉइंट्स क्रॉस करते रहे क्योंकि उनकी तलाश थी। पुराने गार्ड अंकल जो उन्हें जानते थे, आंखें मूंदकर उन्हें जाने दे रहे थे क्योंकि उनके लिए ये दोनों रियल हीरोज थे। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर एक एडवेंचरस जर्नी शुरू की। बिस्को ने अपने इमॉर्टल बॉडी पर रिसर्च और हीलिंग में वक्त लगाया, जबकि माइलो उसका लॉयल कंपेनियन रहा। उनकी पैर अब अनबीटेबल बन चुकी थी। और बस यही था हमारा एनिमे का रिकैप। अब बारी आपकी है, मुझे कमेंट्स में बताना इस सीरीज का सबसे जबरदस्त मोमेंट आपके लिए कौन सा था। अगर आपको चांस मिले तो आप इस स्टोरी का एंडिंग कैसे लिखते? बेस्ट कमेंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में फीचर भी करूंगा। सो जल्दी से अपना ओपिनियन शेयर करो और देखते हैं किसका इमेजिनेशन सबसे पावरफुल है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार और भी धमाका लेकर आने वाला हूं।